तो रास्ता दो ही था, संसद और सुप्रीम कोर्ट। संसद पहुंच नहीं पाया तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमने चुना। अश्वनी उपाध्याय पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इलीगल घुसपैठिए जो हमारे देश में आ रही है, कैसे आ जा रहे हैं? बॉर्डर पे घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए दे के अंदर आते हैं। आज के भारत को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिनको अब एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है? मेरा मानना ये है कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, 50% प्रॉब्लम का रूट काज ओवर पॉपुलेशन है भारत। जैसे भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल के अलावा ये किसी को पता ही नहीं था। भाई अच्छा काम करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है वो भी खत्म। हमारा ये कहना है कि आप 5 बार लाउड स्पीकर में आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत की योग्य ही नहीं है। इसका मतलब आप दूसरों की फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे सीधा अटैक कर रहे हो। मैं तो मानता हूँ कि राम पूजा योग्य है। आप लाउड स्पीकर से चिल्ला कर राम पूजा योग्य नहीं, केवल हमारे वाले पूजा योग्य है। हाय, मैं हूँ विनी और आज की चर्चा होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अश्विनी उपाध्याय जी, जिन्हें जाना जाता है PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से। 500 से ज्यादा PILs इन्होंने लगाई हैं और इस चर्चा को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये PILs लगने में इतनी देरी क्यों हो गई। आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस चर्चा को। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत सुना है आपको और आपके बारे में भी, तो बहुत जिज्ञासा है आपके बारे में बहुत कुछ जानने की। तो शुरू करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से। मुझे बताइए कि जब बाल्यकाल से कैसे आप PIL मैन तक पहुंचे? प्रयाग का रहने वाला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का। पिताजी हमारे खेती किया करते थे। गांव में स्कूल उस जमाने में ऐसे ही होता था, यूपी बोर्ड के स्कूल कम होते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाई ज़्यादा होती थी। तो प्राइमरी तक पढ़ाई वहाँ से किया। फिर बाद में हम लोग घर से थोड़ा दूर एक कस्बा है फूलपुर, वहाँ से पढ़ाई हुई। हमारे क्षेत्र में IAS थे, IPS थे, डॉक्टर थे, सेना में थे, सब लोग थे। हमारे क्षेत्र में कोई इंजीनियर नहीं था। अच्छा। इसलिए पिताजी की इच्छा थी कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। तो बाद में मेरी पढ़ाई प्रयाग से हुई, शहर से। उसके बाद फिर लखनऊ के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली जॉब मैंने किया कानपुर में। एक स्कूटर बनती थी एलमल वेस्पा में गया। उसके बाद वहाँ से फिर गया हीरो ग्रुप में गुड़गांव। हीरो में जॉब करने के बाद फिर वहाँ से मैंने छोड़ा तो मारुति में गया। तब मारुति गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था। अब इसका नाम मारुति सुजुकी लिमिटेड हो गया। मारुति में जॉब किया। मारुति में जॉब करने के दौरान मुझे जापानियों के साथ बड़ा काम करने का मौका मिला। फिर उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझने के लिए बहुत सारी काम करते थे, बातें भी होती थी। फिर मैं बार बार सोचता था कि भारत में लोग जासूसी करते हैं, जापान में क्यों नहीं करते? भारत में लोग कचरा फेंकते हैं सड़क पे, जापान में क्यों नहीं फेंकते? मतलब जो कुछ मैं उनसे सुनता था तो मैं ये सोचता था कि ये समस्या उसके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ क्यों है? ऐसा करते 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 फिर मुझे समझ में आया। फिर मैंने प्रॉब्लम्स की वाइवा एनालिसिस करना शुरू किया। चाहे वो जो भी प्रॉब्लम मुझे पेपरों में, अखबारों में निकलती थी, एक्सीडेंट होता था, रेप होता था, मर्डर होता था, कभी चोरी की खबर, कोई कभी। भाई अखबार में आपको केवल प्रॉब्लम मिलती है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता नहीं। जितने टीवी चैनल है वो दिन भर क्या करते हैं? प्रॉब्लम बताते हैं। तो मैं सुबह शाम जो भी फ्रंट पेज की खबर हो या टीवी की मेन हेडलाइन हो, उसकी वाइवा एनालिसिस किया करता था। उसमें 5 बार वाई लगाता था और पर डे डायरी में लिखना शुरू किया। अच्छा। तो मुझे समझ में आया कि भारत की 80% प्रॉब्लम का जो रूट काज है वो हमारा सिस्टम गड़बड़ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, हमारा पुलिस सिस्टम गड़बड़ है, हमारा जुडिशल सिस्टम गड़बड़ है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गड़बड़ है, हमारा टैक्स सिस्टम गड़बड़ है, हमारा सिस्टम सारा गड़बड़ है। मुझे कुल मिला के ये बात समझ में आई कि भारत में शासक तो बदल रहे हैं, सांसद विधायक बदल रहे हैं, कलेक्टर कप्तान बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, जज बदल रहे हैं, CGI सब बदल रहे हैं, सबका शासन एक है मगर लेकिन सिस्टम एक है। तो डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन दवाई नहीं बदल रही है। फिर मैंने सोचा कि ये ठीक कैसे होगा? तो मुझे समझ में आया कि समाधान इसका या तो संसद में या सुप्रीम कोर्ट में है। अब संसद में जाना हमारे जैसे आदमी के लिए तो मतलब बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री करना, एंट्री करके वहां अपनी जगह बनाना, जगह बनाने के बाद पता नहीं टिकट मिले कि ना मिले, मिल भी जाए तो जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ऐसे बहुत सारा सवाल। तो मुझे लगा एक आसान काम यह है कि वकालत कर सकते हैं। तो मैंने वकालत कर लिया। अब वकालत कर लिया तो घर परिवार का बड़ा प्रेशर, नौकरी नहीं छोड़ना है। मैं घर का बड़ा, ठीक है, नौकरी कैसे छोड़े?
घर की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि हाँ कह दें भाई ठीक है तुम जो करना है करो, हम सब देख लेंगे, ऐसा हाँ। ऐसा हमारे घर में नहीं है। लकली मेरी पत्नी को अध्यापिका की नौकरी मिल गई। उनकी सैलरी थी 8,500 रुपये, कौन से साल की बात करें, कौन से सन की? 2002 की। अच्छा। उस समय मेरी सैलरी थी 1 लाख रुपए। मतलब उस समय भारत में जो हाईएस्ट पेड कंपनियां थी, एक उसमें थी अपनी टाटा और एक थी मारुति। 2002 में 1 लाख तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ। तो जैसे ही हमारी पत्नी को हमारी अध्यापिका की नौकरी मिली, हाँ। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया। क्या बात है। छोड़ के मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। और घर में सब तैयार हो गए इस बात के लिए? नहीं, तैयार तो नहीं हुए। हमारी पत्नी तैयार हो गई। कितनी बड़ी। हमारी पत्नी इसलिए तैयार हो गई कि वो देखती थी कि रात भर ये लिखते रहते हैं, ड्यूटी से आते हैं फिर लिखना शुरू करते हैं, तो करते रहते हैं, कई बार रात में नींद नहीं आती है। पत्नी को इतनी बात समझ में आ जाती है कि पति हमारा सो रहा है कि नहीं सो रहा है, सही। समझ में आता है उनको हम्म। मेंटली प्रेशर कितना है, कैसे है। हम्म। तो वो बोली कि ऐसा है। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ कि बेटा हो गया हमें 2003 में। तो ये लगा चलो बेटा हो गया तो दहेज वहेज की कोई टेंशन नहीं है। थैंक्स टू सिस्टम। उस बीच में हमने एक छोटा सा घर खरीद लिया था 100 गज का, मारुति में रहते रहते। तो मैंने कहा 100 गज का घर हो गया है, रहने वाले हम ही लोग 4, और 8,500 की नौकरी मिली गई है, तो रोटी कपड़ा चल जाएगा, फिर बाकी जो होगा भगवान करेंगे, देखेंगे। लेकिन चलते हैं अपने मन की बात कर, अपने मन का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आए तो लकली सबके यहाँ जाता था मैं मिलने जुलने। मैं राम जेठमलानी के कार्यक्रम था, उनसे मिला। और मिला और मैंने उनको बताया कि सर नमस्ते, ये अपना परिचय बताया और मैं आया हूँ। तो पहले मुझे काफ़ी देर देखते रहे, तो बोले तुम घर पे आ जाओ, ऑफिस अपने पीए को बोलो कि घर बुला लो। मैं गया और फिर उन्होंने चाय वाय पी, बात किया, तो बोले कि ठीक है तुम हमारे चैम्बर में आ जाओ, हमारा काम करो हमारे साथ। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो शुरुआत हुई वो राम जेठमलानी जी के साथ हुई, जो भारत के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर, जिनसे मीटिंग करने के लिए लोग तरसते थे। हाँ। उनसे ऐसा हुआ कि 5 मिनट की मीटिंग हुई, उन्होंने बोला घर आ जाओ, घर बैठ, हम करीब 1 घंटे बात करते रहे। अच्छा। हाँ। और बोला कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ ज्वाइन कर ले। लेकिन उनके यहाँ फिर वो सारी फाइलें, आतंकवादियों की फाइल, अलगाववादियों की फाइल, ऐसी ऐसी फाइलें उनके यहाँ। तो उनके यहाँ लगभग 2 साल मैंने काम किया। फिर मैंने कहा कि हमने कहा सर वो मैं ये काम करने नहीं आया था, मैं तो कुछ और करने आया हूँ। लेकिन उनसे मैंने कानून और संविधान का इंटरप्रिटेशन सीखा। उनके पास ये खास शैली थी, वो किसी भी लॉ में, कानून में, किसी सेंटेंस में कामा के ऊपर 2 घंटे बहस कर सकते थे, वो डैश के ऊपर 2 घंटे बहस कर सकते थे। फुल स्टॉप लगा है, पैरा चेंज हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ। वो इस मामले के मास्टर थे। वो हमने उनसे सीखा। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन तब तक एक उल्टे दिशा में चल रही थी। मैंने जेठमलानी जी से सीख के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन अपने पक्ष में करना शुरू किया। कैसे, कुछ बताएंगे? कोई भी आर्टिकल, जैसे लोग कहते हैं कि लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की एक लिमिट है। पंथ की जो स्वतंत्रता है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आपके रिलीजन को फॉलो करते समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपके रिलीजन के फॉलो करने में किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, आपके रिलीजन के फॉलो करते समय आपका जो है वो इमोरल नहीं होना चाहिए। अब इमोरल का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज पे फिट होना चाहिए। इसका मतलब आप, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सब लोग एक समान है, तो आपका रिलीजन भी सबको समान मानना चाहिए। अगर आपका रिलीजन सबको समान नहीं मानता तो उस रिलीजन को भारत में एग्जिस्ट करने की जगह ही नहीं है। भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना। आपका रिलीजन कहता है कि नहीं भेदभाव करना है, पाक नापाक। तो इसका मतलब उस रिलीजन को भारत में कोई जगह ही नहीं, उसको भारत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन मानता ही नहीं है। तो आपका जो रिलीजन है XYZ कुछ भी हो, चाहे वो इंडियन रिलीजन है या फॉरेन रिलीजन, 2 तरीके के रिलीजन है। हाँ। इंडियन रिलीजन हो गया सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो सनातन से निकले। बाकी फॉरेन रिलीजन हो गया आपका क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया। बाकी इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो इंडियन रिलीजन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, जो भी है सनातन के पार्ट है, इनकी कोर वैल्यूज एक जैसी है। जितने भी इंडियन रिलीजन है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जितने भी इंडियन रिलीजन है वो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जितने इंडियन रिलीजन वो यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं। इंडियन रिलीजन सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके। इंडियन, चाहे सिखिज्म हो, चाहे जैनिज्म, चाहे बुद्धिज्म,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सब सन्तु सही। निरामयः। चाहे वो इंडियन रिलीजन कुछ भी हो, लेकिन इस बात को मानता है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते कि हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण, ऐसा नहीं बोलते। फॉरेन रिलीजन यही कहते हैं। फॉरेन रिलीजन यूनिवर्सल इक्वालिटी को नहीं मानते। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यूनिवर्सल मतलब वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता। वो कहता है समान तो है, लेकिन मुस्लिम एक समान है, जो मुस्लिम नहीं है वो एक समान नहीं है। इसलिए तो जबरदस्ती सब खींच खींच के ला रहे हैं अपने अपने पाले में कि हमारे यहाँ आ जाओ, अभी तो तुम नापाक हो, हमारे आते पाक हो जाओगे। भारत के पंथ और विदेशी पंथ का अंतर यह है कि हमारे यहाँ क्या मोक्ष प्राप्त होगा, यही कहते हैं ना, यही कहता है। भाई अच्छा काम करोगे तो मोक्ष मिल जाए। हम्म, मोक्ष में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है वो भी खत्म। मोक्ष में तो आज की डेट में जो कुछ है वो भी खत्म, साइकिल ही खत्म, आना ही नहीं यहाँ पे। हाँ, फॉरेन रिलीजन कह रहा नहीं, हमारे यहाँ आओ, दूध की नदी है, फूलों का गद्दा है, ठीक है, 72 हाँ, और भी व्यवस्था है, केसर युक्त शराब है। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है, लगभग इसी से मिलता जुलता क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ आओ, हीवन में जाओगे, हीवन में ये व्यवस्था है। तो एक बकायदा पैकेज है दोनों जगह। इधर कोई पैकेज नहीं, इधर जो है वो जो पैकेज मिल रहा है वो भी खत्म। तो ये डिफरेंस है। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपका जो रिलीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे खरा उतरना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिलीजन की वैल्यूज, आपका थॉट, आप जो पढ़ते हो, जो सोच रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि आप 5 बार लाउड स्पीकर में आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत की योग्य ही नहीं है, तो इसका मतलब आप दूसरों की फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे सीधा अटैक कर रहे हो। मैं तो मानता हूं कि राम पूजा योग्य है, आप लाउड स्पीकर से चिल्ला कर राम पूजा योग्य नहीं है, केवल हमारे वाले पूजा योग्य है। जैन कभी नहीं कहते कि केवल हमारे तीर्थंकर ही पूजा योग्य है, जो जैन नहीं है वो सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। नहीं बोलते। सिख कभी नहीं बोलते हमारे गुरु और हमारा गुरु ग्रंथ साहिब ही पूजा योग्य है, बाकी सब बेकार है, ऐसा नहीं बोलते। बौद्ध कभी नहीं बोलते कि गौतम बुद्ध ही ठीक है, बाकी सब बेकार है। राम के भक्त कभी नहीं कहते कि राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। कृष्ण के भक्त कभी नहीं बोलते कृष्ण के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। शंकर जी के भक्त कभी ये नहीं बोलते, विष्णु जी के भक्त नहीं बोलते, और कोई नहीं बोलता। तो भारत के रिलीजन कभी दूसरों को ये नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम जो फॉलो कर रहे हो पाथ गलत। हम तो कहते हैं एकम सत्य, एक ही सत्य है, बाकी रास्ते अलग अलग है, हम ऐसा कहते हैं। सही बात है। ये डिफरेंस है। तो मैंने सोचा इसकी सब चीजों पे चर्चा कहाँ से होगी, डिस्कशन कैसे होगा। तो रास्ता दो ही था, संसद और सुप्रीम कोर्ट। संसद पहुंच नहीं पाया, आज तक नहीं पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमने चुना। और वहीं से फिर जो जो विषय मुझे ध्यान आते गए एक एक करके पीएल फाइल करते गए। शुरुआत में तो बड़ा मजाक भी उड़ाया जाता था हमारा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब आपने एक इतनी अच्छी जॉब को छोड़ा, सेल्फ डाउट नहीं हुआ आपको कि मैं एक अकेला क्या पूरे सिस्टम को या देश को बदल लूंगा? हाँ, सोचा मैंने इसको कि मैं क्या कर पाऊंगा। पेरेंट्स भी कोई बहुत सपोर्टिव नहीं थे। सपोर्टिव से मतलब उनका ये कहना था क्या पेरेंट्स वो यही चाहते हैं कि पैसे आते रहने से, क्योंकि वो आप ही का भला चाहते हैं। अल्टीमेटली पेरेंट्स वांट कि आप तकलीफ ना पाओ, एक सेटल करियर हो पेरेंट्स का यही लाइफ को। कहना था, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों का क्या होगा, बाद में इनकी पढ़ाई लिखाई ये वो। और सास ससुर से बात हुई तो उन्होंने भी, कुल मिला की पत्नी ने हमें सपोर्ट किया पूरा इस पूरी मुहिम में। ये पीआईएल मैन का पिलर है। हाँ, वो पिलर। और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही धारा बह रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट का कॉरिडोर है ना, वहां सब एक से बड़े दिग्गज लोग खड़े होते हैं। हाँ। ऐसे दिग्गज वहां पे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो वीकेंड में भारत में नहीं रहते, वीकेंड का डिनर फॉरेन में करते हैं। और जब मैंने पीआईएल फाइल किया, मेरी पीआईएल एक्सेप्ट होना शुरू की हुई, तो वो जो ऐसे दिग्गज लोग थे वो विरोध करने आने शुरू हो गए हमारे। क्यों? अरे जो हमारी विरोधी पार्टियां थी उनको एंगेज कर लेती थी। हाँ, हाँ, हमारी विरोधी पार्टियां, अच्छा। भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, ये लोग एक तरीके से कॉमन फेस हो गए हमारी पीएल का विरोध करने। तो शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगता था, भाई मैं नया नया, कोई मेरी वकालत की कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई मेरा माई बाप नहीं, कोई मेरा कोई वहां सुप्रीम कोर्ट का कोई गॉडफादर नहीं, खड़े होने की कोई जगह नहीं, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। इनिशियली तो शायद विरोधियों ने भी बहुत सीरियसली नहीं लिया। हाँ, सीरियस थोड़ी मजाक उड़ाते थे। ये क्या है, ये क्या करने आ गए, ये क्या नहीं आ गए। फिर 2-4 जब एक्सेप्ट हुई तो थोड़ा थोड़ा लोगों ने शुरू किया, फिर थोड़ा सा और शुरू किया, थोड़ा सा और कंसिडर करना शुरू किया। अब तो शायद भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि जिस दिन में पीएल हमेशा चीफ जस्टिस कोर्ट में लगती है।
अब जब वहाँ खड़ा रहता हूँ तो लोग बड़े सीरियसली कहते हैं आज क्या है, आज कौन सा बम फोड़ने वाले हैं। तो कौन सी यादगार पीआईएल है जिससे आपको लगता है कि आपको सीरियसली लिया जाने लगा? कुछ एक ऐसे मुद्दे थे जिसपे सरकारों को भी नहीं पता था, जजों को भी नहीं पता था, समाज को तो पता होने का मतलब ही नहीं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट को भी नहीं पता था। अच्छा। हाँ, जैसे भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल के अलावा 9 साल भी है एक कम्युनिटी के लिए, ये किसी को पता ही नहीं था। हाँ, मुझे तो आज पता चल रहा है। हाँ, फिर मैंने वो पीआईएल फाइल किया, तो पीआईएल फाइल किया चीफ जस्टिस की, पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगती है। अच्छा। वो खुद भी आश्चर्य में थे कि अच्छा शादी की उम्र 9 साल चल रही है भारत में। हमने कहा सर चल रही, देख लो कानून है ये। तो फिर सरकार को नोटिस हुआ, सरकार ने फिर एक जया जेटली कमेटी बनाई, कमेटी ने बोला जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया के 125 देशों में शादी की जो एज है, मिनिमम एज, वो यूनिफॉर्म है, लड़के लड़की की कॉमन है। अच्छा। हमारे देश में 18-21 है। हमने कहा 18-21 भी हो तो कम से कम सबके लिए हो, सभी लड़कियों की 18 हो, सभी लड़कों की 21 हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लड़की की 18 हो, एक लड़की की 9 साल। मतलब फ्लैट ऊपर रह रहे हैं तो फ्लैट नंबर 1 में शादी की उम्र 18 साल है और फ्लैट नंबर 2 में शादी की उम्र 9 साल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार फिर उस पर बिल लेके आई। फिर आर्टिकल 370 लगभग सबको पता था। हाँ। वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था हम्म। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, तो पब्लिक डिस्कोर्स में था। आर्टिकल 35 के बारे में लोग नहीं जानते थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं छपता ही नहीं हो। वक्फ एक्ट के बारे में लोग जानते ही नहीं थे हाँ। कि इतना खतरनाक कोई कानून है। जो परेशान था वो वक्फ एक्ट को समझ रहा था, लेकिन आम जनता, सरकार, जज, कोर्ट इस पे कोई बहुत वो नहीं था। आपके माध्यम से समझाइए ना थोड़ा सा कि वक्फ एक्ट क्या था और क्या उसकी ऐसी बात थी जिससे हमारे समाज, हमारे धर्म को तकलीफ। 1954 में नेहरू जी ने इस कानून को बनाया। हम्म। पहली बात तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। वक्फ शब्द ही नहीं है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया है वो चैरिटी वर्ड यूज किया है अच्छा। और इंडाउमेंट यूज किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स है उसके लिए जो कानून बनेगा वो जेंडर न्यूट्रल होगा, रिलीजन न्यूट्रल होगा, सबके लिए होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम्म। तो कायदे से सरकार को एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाना चाहिए था, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना चाहिए था, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाना चाहिए था। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, क्योंकि दान तो सब लोग करते हैं। वक्फ भी दान ही है। वक्फ का मतलब दान, चैरिटी का मतलब दान। हम हिंदी में दान कहते हैं, अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, मुस्लिम उसको वक्फ कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक वक्फ एक्ट बनना चाहिए था और बाकी लोगों के लिए अलग होना, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसका मतलब कॉमन होगा। तो यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, समान दान संहिता, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, समान धर्मस्थ संहिता और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, समान संपत्ति संहिता, ये बनाना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम्स के लिए नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया। इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया। 1995 में नरसिम्हा राव जिसको कुछ दिन पहले भारत रत्न दिया गया। मतलब इस देश में जो 3 सबसे महाघटिया कानून उसको नरसिम्हा राव ने बनाया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया और 1995 में पुराने वाले वक्फ एक्ट को खत्म करके एक नया वक्फ एक्ट बना दिया अजगर जैसा, जहां वो, और उसमें इतनी अनलिमिटेड पावर दे दिया वक्फ बोर्ड को और वक्फ सर्वेयर को कि जाए वो घूम फूम के जहां मन करे सर्वे करे और सर्वे करके अपने रजिस्टर में नोट कर ले। केवल 1 महीने की नोटिस देना है कि 1 महीने में अगर कोई आके कहे कि हाँ भाई ये हमारी जमीन है तो ठीक है, नहीं तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो। तो चैरिटी थी, कब्जा कैसे हो गया? कानून है तो कब्जा हो गया। बाद में 2013 में उसको मनमोहन सिंह ने उसको और पावर दे दिया। इतनी पावर दे दिया कि पता चला अभी जिस स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, हाँ। वो कह दे कि ये स्टूडियो वक्फ बोर्ड की है, तो आप उस वक्फ बोर्ड की नोटिस के खिलाफ अपने जिला अदालत में जा ही नहीं सकते। आपको जाना पड़ेगा राजधानी, आपको भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल राज्य की राजधानी में होता है, हर जिले में नहीं होता। अच्छा। अब एक बार चलो आप तो समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप एडवोकेट इंगेज कर लोगे। वो झबुआ का आदिवासी कौन सा वकील कर पाएगा? सही बात। और झबुआ तो भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है। हाँ। वो आदिवासी बेचारा कैसे आके वक्फ बोर्ड के सामने जवाब देगा? आए दिन सुनने में आ जाता है कि हर जमीन ही तो वक्फ बोर्ड की होती है। बोले महाकुंभ जो लगा प्रयागराज में वो वक्फ की जमीन पर वहां कुंभ लगा हुआ है वक्फ बोर्ड में। तमिलनाडु का एक 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड की है, जबकि इस्लाम शुरू नहीं हुआ था। कर्नाटक में 1200 एकड़ जमीन किसानों की थी, वो बोला ये भी वक्फ बोर्ड का है। आज की डेट में 10 लाख एकड़ का मालिक हो चुका है वक्फ बोर्ड। 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। किसी और धर्म के पास। मतलब मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है। अच्छा। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। उतना जमीन वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है।
नतीजा मूल कारण क्या, वो घटिया कानून। इसलिए मैं कहता हूँ समाज बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, व्यवस्था बदलने से समाज बदलता है। कानून को बदलना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो PIL इसके लिए लगाई वो क्या डिमांड है उसमें आपकी क्या? हमारा डिमांड है वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, वक्फ पैक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए, और सबके लिए एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनना चाहिए। अदरवाइज जैसा वक्फ पैक्ट है हाँ। ऐसा ही आपको एक हिंदू एक्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल। जितनी पावर आपने वक्फ बोर्ड में दिया है, वक्फ पैक्ट को दिया है, वक्फ ट्रिब्यूनल को दिया है, सेम पावर फिर आपके हिंदू सनातन बोर्ड और सनातन ट्रिब्यूनल को मिलना चाहिए। वो परेशान होता रहे। परेशान होता रहे। फिर वैसा ही एक आपका सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन ट्रिब्यूनल होना चाहिए। सनातन सर्वेयर जाएगा काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जितने देश भर, उसको जहां जहां लगता है कि हमारी जमीन है, वो जाके वहां पे हाथ रखेगा, और जिसको जवाब देना है वो सनातन ट्रिब्यूनल में आए, न कि कोर्ट में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम से जाके कहे हमारी प्रॉपर्टी, तो फिर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, और हिंदू कहे हमारी प्रॉपर्टी तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। सही बात है। दूसरा, मान लीजिए इस देश में सबसे ज्यादा दान कौन करता है? हिंदू करते हैं। अगर आप प्रति व्यक्ति दान देखिए तो सबसे ज्यादा जैन दान करते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा। अगर जैन की संख्या देख लीजिए और जैन के द्वारा किया गया दान देख लीजिए, तो प्रति व्यक्ति दान जैन सबसे ज्यादा करते हैं। पूरे देश में जैन मंदिर बनते हैं, जैन धर्मशालाएं बनती हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए कहीं जैन मंदिर बना, जैन धर्मशाला बना, मैं जाके बोलूं कि ये जो आप मंदिर बना रहे हो, ये हमारे दादाजी ने हनुमान मंदिर बनाने के लिए जगह छोड़ा हुआ है, तो मेरा और जैन साहब का मुकदमा कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर वैसी आके बोल दे, या बुखारी आके बोल दे, या मदनी आके बोल दें कि जहां आप मंदिर बना रहे हो ये हमारे दादा ने वक्फ किया हुआ है मस्जिद बनाने के लिए, तो उनका मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, वो चला जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। ऐसे कैसे हो सकता? और वहां तो नहीं जीतना है, वहां जीतेंगे ऐसा? तो ये जो खेल चल रहा है, इसी के खिलाफ मैंने PL फाइल किया। हमें खुशी है कि सरकार ने उसमें अमेंडमेंट ले आई है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है इस कानून को खत्म करना चाहिए। और मैं JPC में गया था, पार्लियामेंट, मेरा प्रेजेंटेशन था वहाँ JPC के सामने। एक JPC बनी हुई है। JPC मैंने क्या क्या बोला वो तो आपको नहीं बता सकता, वो मेरा कॉन्फिडेंशियल इशू है। लेकिन हमारा ये कहना है 44 अमेंडमेंट सरकार ले आई है वक्फ पैक्ट को ठीक करने में। 44 बदलाव सरकार कर रही है। जब मैंने वो 44 बदलाव पढ़ा तो वो भी पर्याप्त नहीं है। मैंने 22 बदलाव और बताए हैं। मतलब पिछली सरकारों ने बहुत मेहनत करी है उसे बनाए। इस वाली सरकार है। नहीं, उसको इस तरह पे लाने में कि 44 भी कम पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करी गई होगी। 44 बदलाव सरकार ले आई है, 22 बदलाव हमने सिखाया है, टोटल हो गए 66। हमारा कहना है कि जिस टायर में 66 पंचर हो जाए ना, वो टायर में पंचर नहीं बरसना चाहिए, टायर बदल देना चाहिए, नया टायर यूज करना चाहिए। तो जिस कानून में 66 बदलाव करना पड़ रहा है, बेटर होगा अब उसको फेंकिए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाइए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाइए, एक देश एक विधान लागू करिए, ताकि मजहब के आधार पर विधान हो। सर, सेक्युलर शब्द जहां तहां सुनने में आता है और यूथ को काफी कूल भी लग रहा है सेक्युलर होना, तो क्या हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है सेक्युलर के बारे में? एक देश, एक राज्य को सेक्युलर होना चाहिए या हर व्यक्ति को सेक्युलर होना चाहिए? क्या होता है सेक्युलरिज्म? देखिए, सेक्युलर का मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल होना, रिलीजन न्यूट्रल होना। तो हमारे देश में रहा। हमने तो कभी नहीं कहा कि जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते उनको देश छोड़ के भाग जाना चाहिए, और जो सनातन धर्म को नहीं मानते उनको नागरिकता का अधिकार है। ऐसा हमने कभी कुछ कहा है? हमारे देश में जो सन हिंदू है, जो हिंदू नहीं है, जो आस्तिक है या नास्तिक है, सब लोग भारतीय कहे जाते हैं। इसलिए हमारे देश में सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं। सेकुलर शब्द की जरूरत वेस्टर्न कंट्रीज में है, जहां धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर नहीं पता। हमारा देश तो हमेशा से धर्म सापेक्ष था, धर्म के अनुसार चलता रहा है। हम लोग तो बार बार स्वधर्म की बात करते हैं, स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म का पालन करना हमारे वेदों में, उपनिषदों में हर जगह लिखा हुआ है कि अपने ड्यूटी को करना, सिर्फ स्वधर्म का पालन करना। सेकुलर भारतीय संविधान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस पे संविधान बनाते समय 6 बार चर्चा हुई। एक बार 3 दिन चर्चा हुई, एक बार 2 दिन चर्चा हुई, ऐसे अलग अलग डेट पे 6 बार चर्चा हुई। और 6 के 6 बार हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये सेकुलर जो शब्द है, ये हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, ये भारत के लिए ठीक नहीं हो, ये नहीं आना चाहिए। न सोशलिस्ट आना चाहिए, न सेकुलर आना चाहिए, हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं को ये भी कहना था कि जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है, एक बार ये भी कोशिश की गई थी प्रियम्बल में डाला जाए, ये मूल संविधान की कॉपी है और इसमें सेकुलर शब्द नहीं है। ये जो बाद में 76 में संशोधन होके हुआ है, उसमें सेकुलर शब्द है, लेकिन इस संविधान में सेकुलर शब्द नहीं है। अच्छा। हाँ,
इसमें है, इसमें नहीं। तो ये कैसे आ गया? हाँ, इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में जब पुलिस का शासन चल रहा था, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, लोकसभा का टेन्योर मार्च में पूरा हो चुका था, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल डीडी न्यूज था, वो सरकार ने पूरा कंट्रोल अपने पास कर रखा था। उस समय एक अमेंडमेंट लाके, 42nd अमेंडमेंट लाके भारत के संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट टू सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। मैंने उसकी पीएल फाइल की। मैंने ये कहा कि जो प्रियम्बल होता है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रियम्बल एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है। प्रियम्बल एक कहते हैं आपका रोड मैप है, उसको अचीव कैसे करना है वो बाकी संविधान में लिखा हुआ है। सरकारों के पास ये अधिकार तो है, जो हमारी आर्गुमेंट है कि आप संविधान में जो संशोधन कर रहे हैं संशोधन करो, लेकिन प्रियम्बल में नहीं कर सकते क्योंकि प्रियम्बल फाउंडेशन है। प्रियम्बल इस पूरे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक फीचर को, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर संविधान संशोधन के जरिए सरकारें बदलना शुरू कर देंगी तो आने वाले टाइम में खतरे बढ़ जाएंगे। अगर आप संविधान के प्रियम्बल में कुछ जोड़ सकते हैं, इसका मतलब प्रियम्बल में आप कुछ घटा नहीं सकते। हाँ, राइट। और अगर इमरजेंसी में जोड़ सकते हैं तो इमरजेंसी लगा के घटा भी सकते। कल को कोई सरकार इमरजेंसी लगाए और इमरजेंसी लगा के संविधान के प्रियम्बल से डेमोक्रेसी हटा दे, आपके आगे से चुनाव ही नहीं होगा, अभी हम कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर क्या हो? सही बात। कल को कोई सरकार आए बोले काम करो, इसमें इक्वलिटी जस्टिस लिखा हुआ है, इक्वलिटी जस्टिस हटा दो, अब सारे लोग एक समान नहीं रहेंगे और चुनाव होगा ही नहीं, फिर क्या करो? अगर इमरजेंसी लगा के संविधान बदलना जायज माना जाएगा, फिर तो सरकारों को जब लगेगा लास्ट में इमरजेंसी लगाएंगे साल 2 साल के लिए और पूरे संविधान को पूरा चेंज कर देंगे, फिर क्या हो? ये बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए मैंने पीएल फाइल किया था बाद में। लेकिन चीफ जस्टिस का कहना था कि नहीं, 48 साल बीत चुका है, 76 में बदलाव हुआ था, अब तो 2024 आ चुका है, अब इसमें बहस करने का क्या फायदा, ऐसा करके। लेकिन उन्होंने बोला कि सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है। तो कुल मिला के सरकार को एनओसी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब वो चाहे तो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द हटा सकती है, लेकिन इसको हटा देना चाहिए। भारत हमेशा से ही धार्मिक राष्ट्र रहा है, हमेशा धर्म के अनुसार चलता रहा है, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते रहे हैं। ये जो सेकुलर आया है इसने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। बड़ा अट्रैक्टिव तो है, कूलफुल जैसा आपने कहा, बड़ा कूलफुल तो है, लेकिन इसने हमारे पूरे फैब्रिक को खत्म कर दिया है। और जिस तरीके से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हम सेकुलरिज्म के नाम पे अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, वो जो खतरा हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि सेकुलर शब्द हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगा, लगभग वही। आज के भारत को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिनको अब एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है, जो हमारे धर्म, संस्कृति, समाज और देश की ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? मेरा मानना यह है कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, अगर इन सभी प्रॉब्लम्स की आप वाईफाई एनालिसिस करिए तो पता चलेगा 50% प्रॉब्लम का रूट काज ओवर पॉपुलेशन है। भारत, हमारे पास जमीन केवल 2% है दुनिया की। जो दुनिया में टोटल जमीन है उसका 2%, जो दुनिया में टोटल पानी है उसका 4% हमारे पास पानी, और दुनिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 20% हमारे पास पॉपुलेशन। यानी कहते नहीं, जमीन 2%, पानी 4% और जनसंख्या दुनिया की 20%। नतीजा ये हो रहा है इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे साल में पैदा हो रहे हैं। एक सरकार 5 साल चलती है तो लगभग 15-16 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। 5 साल में कोई सरकार बहुत एफर्ट कर ले तो 2 करोड़ घर बनाएगी। बच्चे पैदा हो गए 15 करोड़, उसमें से 10 करोड़ ऐसे हैं जो बेघर है, क्योंकि जो सक्षम लोगों का है वो बच्चे उनके यहाँ नहीं पैदा हो रहे, ज्यादातर गरीबों के यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो गरीबों की गरीबी और बढ़ रही, एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है 10 करोड़ बेघर पैदा होते। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए रोजगार देती है तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाता। अंत में इस देश में एक तो गरीबी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा।
जीवन जीने के लिए उल्टा सीधा लोग काम करेंगे, फिर इस बात की चिंता नहीं करें कि हम जो प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन से तो मतलब नहीं है। फिर तो जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए। अपराध बढ़ रहा है, चोरी लूट झपटमारी बढ़ती चली जा रही, और रूट काज क्या है? पॉपुलेशन। हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की बात होती है, लेकिन उसके रूट काज की बात नहीं होती, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हमने, जब चाइना ने 1950 में कानून बनाया था पहली बार, हम तो हमारे को उनके साथ अगर हमने कंटिन्यू किया होता तो हमारी जनसंख्या आज के डेट में 90 करोड़ होती। हम लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुके। 60 करोड़ हम नहीं होते, कम होते, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते। नहीं तो हालत ये हो गई कि आप इतनी ट्रेनों की संख्या 5 गुनी हो चुकी है। किसी भी रूट पे आप देखिए, जहाँ पहले ट्रेन एक होती थी, वहाँ 5 ट्रेन हो चुकी। टिकट आज भी टिकट नहीं। बसों की संख्या बढ़ चुकी है, कोई फायदा। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ट्रैफिक जाम कम नहीं हो रहा। नतीजा क्या है? ओवर पॉपुलेशन। और अल्टीमेटली ओवर पॉपुलेशन का हमारा नेचुरल रिसोर्स खत्म होता चला जा रहा। अब रोजगार देना है तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला के फैक्ट्री लगवाएंगे। विदेशी कंपनी आके फैक्ट्री लगाएंगी तो हवा कहाँ की गति करेंगे हमारी? पानी हमारा कहाँ तक खत्म होगा? हमारा सब कुछ हमारा खत्म हो रहा है। वेस्ट उसका कहाँ निकलेगा? हमारे यहाँ। तो कूड़ा, हमारा देश धीरे धीरे कूड़ाकर बनता चलता है। ग्रेजुअली हमारा देश कूड़ाकर बनता चला जा रहा। तो ये इसलिए मेरा मानना है, सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये सिस्टम लागू होना चाहिए। सारे रिलीजियस। और ये भारत का संविधान कहता है, संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, संविधान में 2 चाइल्ड, मतलब हम फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, बकायदा इसमें लिखा हुआ है। और इसमें तो छोड़िए, मानव इतिहास में सबसे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाने वाले राजा भगवान श्री राम के दादाजी राजा रघु हैं, जिनके नाम पे एक चौपाई सुनती होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचे न बचाई। इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम राजा रघु ले आए थे। इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भगवान श्री राम ने लागू किए। भगवान श्री राम के पहले तक बहुविवाह की प्रथा थी। हाँ। उनके पिताजी ने किया था, 3 विवाह किया था। भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश थे, बहुत पॉपुलर थे, पूरी दुनिया में उनको सब पसंद करते थे। उस जमाने में था भी कि 2 राज्यों में संबंध अच्छा करने के लिए भी बेटी की शादी करती है। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने उसको एडॉप्ट किया। एक नारी, ये वगैरह उत्तराखंड में इस पे चौपाई में लिखा भी है, एक नारी, एक पति पत्नी का व्रत सबसे पहले भगवान श्री राम ले आया। भगवान श्री राम के 2 बेटे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये कोई सहयोग नहीं है, ये नीति है। हम 2, हमारे 2, ये नीति भगवान श्री राम लेके आए थे। समान अधिकार सबको मिले, ये नीति भगवान श्री राम लेके आए थे। सबका समान कर्तव्य, वो एक उसका चार्टर हो, ड्यूटी चार्टर, ये भगवान श्री राम की नीति थी। कठोर दंड हो, ये भगवान श्री राम की नीति है। इसलिए पूरी दुनिया में जो गुड गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल कहते हैं, उसको रामराज कहते हैं। कहते हैं रामराज जाते, ऐसा नहीं कहते, रवि रामराज। पूरी दुनिया में रामराज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और स्ट्रिक्ट जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस फॉर जस्टिस सिस्टम। और वैसे भी आप देख लीजिए, किसी भी देश में जहां शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, वो देश में शांति रहती, समृद्धि रहती। जापान हमसे बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, क्यों? शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ। सिंगापुर बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है, क्यों? शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ। बाकी छोड़ दीजिए, दुबई में शिक्षा में संस्कार नहीं है, लेकिन कानून का इतना खौफ है। भाई, दुबई में कोई अवैध घुसपैठ नहीं करता, दुबई में कोई सड़क किनारे अवैध निर्माण नहीं करता, दुबई में कोई भोंपू नहीं बजाता, दुबई में कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाता, दुबई में चोरी नहीं है, झपटमारी नहीं है, दुबई में घूसखोरी नहीं है, कमीशनखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, कालाबाजारी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मानव तस्करी नहीं है, आपके माओवाद नहीं है, नक्सलवाद नहीं है, जिहाद नहीं है, मजहबी उन्माद नहीं है, धर्मांतरण नहीं है, घुसपैठ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, उससे राम राज्य स्थापित होता है। और हम लोग जैसे अपने किसी धार्मिक कार्यक्रम के पहले बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। जब ये 2 हो जाते हैं तब प्राणियों में सद्भाव, और जब ये तीनों हो जाते हैं तब विश्व कल्याण। तो धर्म की जय करने का काम शिक्षा मंत्रालय का है, अधर्म का नाश करने का काम कानून मंत्रालय का है। हमारे देश में बाकी मंत्रालय और अच्छा काम किया,
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हाईवे बनाती जा रही है, एक्सप्रेसवे बनाती जा रही है, एयरपोर्ट खूब बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े पुल बनते जा रहे हैं, उद्योग मंत्रालय फैक्ट्रियां लगवाता चला जा रहा। लेकिन इन दो मंत्रालयों को जैसा काम करना चाहिए था, शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को, उतना अच्छा काम। शिक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से चेंजेस अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज में ले आए तो जो फ्यूचर जनरेशन होंगे वो देश के लिए बेहतर तालिका तो? सबसे पहले तो हमारे जो 16 संस्कार की व्यवस्था थी, जो सबको पता होती थी और बहुत अच्छी तरीके से लोग फॉलो करते थे, वो 16 संस्कार की व्यवस्था करें। 16 संस्कार की व्यवस्था खत्म हो गई तो उससे अवांछित संतानें आने थे। स्वाभाविक सी बात है, संतान अवांछित हुई तो अवांछित कार्य करेगी, वांछित होगी तो वांछित कार्य करेगी, अवांछित हुई तो अवांछित कार्य। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था? भगवान कृष्ण जो राज परिवार के थे और सुदामा जो गरीब परिवार के थे, एक साथ पढ़ते थे। भगवान राम राज परिवार के थे, निषाद राज गरीब परिवार के थे, एक क्षत्रिय थे, एक निषाद थे, केवट थे, एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत, राजा दशरथ राज परिवार के थे, राजकुमार थे, सुमंत जी नाविक के बेटे थे, गरीब थे। वो मतलब वर्ड भी अलग था और अगर फाइनेंशियली देखिए तो गरीब भी, एक साथ ही स्कूल में पढ़ते। आज की डेट में मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में नहीं करता, शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा साथ साथ नहीं पढ़ता, कलेक्टर और कांस्टेबल का बच्चा एक साथ नहीं पढ़ सकता। ये शिक्षा व्यवस्था का जो पाजारीकरण हो गया है, ये सबसे बहुत गड़बड़ है। हमारे देश में 3 चीजें सबके लिए एक समान सुलभ, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, और ये 3 चीजें फ्री थी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। आज की डेट में सबसे बड़ा कारोबार हो गया है शिक्षा, चिकित्सा और न्याय का। शिक्षा व्यवस्था मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ये जो 65 एजुकेशन बोर्ड है, इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाओ। ये जो 65 तरीके के सिलेबस करिकुलम चल रहे हैं, इनको मर्ज करके वन नेशन वन सिलेबस लागू करना चाहिए। हमारा जो प्राचीन था 555 मॉडल, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का एडमिशन, ये सिस्टम चलता था पहले, दोबारा उसको अडॉप्ट करना चाहिए। 5 साल के प्राइमरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसको पढ़ाने की बजाय एथिक्स, मोरालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, हाइजीन, इसको पढ़ाना चाहिए। 5 साल प्राइमरी में आप बच्चे को पहले अच्छा बेटा बनाइए, अच्छा भाई बनाइए, अच्छा वो मित्र बनना सीखे, अच्छा वो एक नागरिक बनना सीखे, ठीक है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। पहले 5 साल के प्राइमरी में आप बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए। 5 साल की प्राइमरी में आप बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट मत बनाइए। नहीं तो आज की डेट में परिवार टूटते चले जा रहे हैं, परिवार बिखरते चले जा रहे, माँ वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे, भाई भाई का मर्डर कर रहा है, 1 बीघे जमीन के लिए 2 बीघे से के अवैध निर्माण हो रहा, ये जो सब कुछ चल रहा है। तो 5 साल की प्राइमरी में आप वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, भारतीय भाषाओं में पढ़ाइए, भारत को पढ़ाइए। हमारे पास 1000 से ज्यादा महान विदुषी माताएं हैं, वीरांगना माताएं हैं, उनको पढ़ाइए। 1000 से ज्यादा महान हमारे पास ऋषि महर्षि हैं जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनको पढ़ाइए। 1000 से ज्यादा हमारे पास ऐसे महापुरुष हैं जो जबरदस्त दानी है, हरिश्चंद्र है, कर्ण है, ऐसे लोग हैं, उनको पढ़ाइए। उन कहानियों को पढ़ पढ़ के बच्चा सीखेगा, उन कहानियों को पढ़ पढ़ के जब बच्चा आगे होगा तो अच्छा भारतीय बनेगा, मॉरल अच्छा भारतीय बन जाए। उसके बाद 6वीं से उसको 10वीं तक 5 साल सेकेंडरी में उसको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आगे पढ़ना चाहेगा तो ग्रेजुएशन करेगा, नहीं तो अपना भाई एथिक्स, मोरालिटी सीख लिया, थोड़ा नॉलेज उसको हो गई, उसके बाद अपना अपना कारोबार करेगा, जो उसको करना होगा करेगा। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे। हालत ये हो गई कि बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, कितने ही महंगे स्कूल में पढ़ रहा हो, जब तक वो कोचिंग नहीं कर लेगा, उसका ना आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ना एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा, ना उसका एनडीए में सिलेक्शन होगा, ना क्लैट में सिलेक्शन होगा, ना आईएएस में सिलेक्शन। क्यों? एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने सिस्टम ऐसा बना लिया कि जो पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। इसकी वजह से सामाजिक समरसता टूट रही है, बहुत ज्यादा समाज में उथल पुथल बनी हुई है। गरीब के बच्चे जो अच्छे मेरिट वाले हैं वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे।
ये सिस्टम हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा और पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस तो एक हो है, आज भी सही चल बात। रहा है। नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है, ये सब तो हो ही सकता है। बिल्कुल। तो 10 किताब में 10 अगर सब्जेक्ट है, उसमें से 7 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन हो सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो क्यों नहीं? 3 सब्जेक्ट राज्यों को दे दीजिए, 3 सब्जेक्ट राज्य अपना-अपना पढ़ा लें, अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें, लोकल एनवायरनमेंट पढ़ा लें, जो लोकल चीज़ें पढ़ा लें, लोकल महापुरुषों को पढ़ा लें। बाकी 7 सब्जेक्ट तो कॉमन हो सकते हैं। ये करना चाहिए, मेरा मानना है सब। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये होगा तो उससे वाक़ई बहुत भारी बदलाव देखने को। इससे मेरी पीएल भी चल रही है। इससे मेरी पीएल सर, एक और चीज़ जो एक मुद्दा आए दिन सुनने में आ जाता है, वो है घुसपैठ का। इल्लीगल घुसपैठ ये जो हमारे देश में आ रही है, ये कैसे आ जा रहे हैं? हज़ारों की संख्या में कैसे ये आ गए और इनके लिए क्या किया जा सकता है? मैंने इस पे पीएल फाइल किया था 2017 में। उस समय मैंने आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ आ चुके हैं। राज्यवार मैंने आंकड़े दिए थे। अभी हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 10 मंडल हैं और 55 जिले हैं। आप किसी भी जिले की हुँ। या किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट उठा लीजिए और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट उठा लीजिए, तो आपको पता चलेगा मध्य प्रदेश के सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल रही है। मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। घुसपैठिए इंटर करते हैं असम में और बंगाल में और पहुंच जाते हैं आपके इंदौर, आपके महू, आपके देवास, आपके उज्जैन पहुंच जा रहे हैं। हुँ। पहाड़ी जहां पहाड़ियां हैं, जहां सुनसान होता है, वहां जाके घुसपैठ अपनी झुग्गी बसाते चले जा रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। हुँ। घुसपैठ की चर्चा होती है, लेकिन घुसपैठ के रूट काज की चर्चा नहीं। नहीं होती। हुँ। जब तक हम उस रूट काज को ठीक नहीं करेंगे, घुसपैठ नहीं रुकेगी। हुँ। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए देके अंदर आते हैं और एक बंगला अभी बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास 22 करोड़ रुपए पकड़े गए। सोचिए 22 करोड़ में उतने किसने घुसपैठियों को अंदर करा दिया हो। सही बात है। हुँ। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में उनका आधार बन जाता है। नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। तहसील का दलाल 2000 रुपए में उनका राशन कार्ड बना देता है। फिर दूसरे दलाल को पकड़ते हैं, आरटी ऑफिस के दलाल को 3 से 4000 रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर किसी नेता को पकड़ लेते हैं, वो उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। जब ये 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो जनधन खाता खोल लेता है और जनधन खाता खोल के केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का फायदा लेता है, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का फायदा लेता है। जो फायदा सबको है वो तो लेता ही लेता है, ऊपर से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का फायदा अलग से लेता है, क्योंकि मुस्लिम है तो माइनॉरिटी बन गया हो तो घुसपैठिया फिर माइनॉरिटी वाला फायदा उठा रहा है। 15,000 रुपए लगाता है और 5 साल के अंदर वो कम से कम 5 लाख रुपए का सामान सरकार से ले लेता है। फ्री का राशन, फ्री का मुद्रा लोन, ब्याज रहित मुद्रा लोन है उसका, फिर उसको बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो जाता है। फिर इलेक्शन के पहले सरकारी योजना आती है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उनकी झुग्गियां मकान भी बन जाती है। तो एक तरीके से वो घुसपैठिया धीरे धीरे लीगलाइज हो जाता है यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। 5000 घुसपैठिए गए थे जिन्होंने पर्शिया, जहां 90% पारसी रहते थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। और हमारे देश में तो इस समय 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। कितने सारे शहरों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है, मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई, बेंगलोर की डेमोग्राफी बदल गई है, आपकी इंदौर की डेमोग्राफी बदल गई, आपकी भोपाल की डेमोग्राफी बदल रही है और बड़े सेंसिटिव स्थानों पे ये झुग्गी बना के रह रहे हैं। मेरा जबलपुर में कार्यक्रम था, कैंट एरिया से जा रहा था, मैं देखा कैंट एरिया के बाहर झुग्गियां थी। मैंने पता कि भी झुग्गी कैसी, पता बांग्लादेश की झुग्गी। सोचिए कैंट एरिया के जहां से सेना निकलेगी और सेना अंदर जाएगी और बाहर जाएगी, वहां झुग्गियां बनी हुई है। जितने बड़े एक्सप्रेसवे हैं, एक्सप्रेसवे के सामने इन्होंने झुग्गी बना लिया। जहां एयरपोर्ट है वहां इन्होंने झुग्गी बना लिया। हाईवे के आसपास झुग्गी बना लिया। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। दुर्भाग्यवश इस पे उस गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। जब तक घुसपैठियों के मददगारों को कठोर दंड नहीं मिलेगा, सही बात। तब तक खौफ नहीं पैदा होगा और खौफ नहीं पैदा होगा, हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। तो आपने कोई पीआईएल ज़रूर इस पर भी मैंने लगाई? पीआईएल फाइल किया, उसमें मैंने यही कहा कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए, क्योंकि घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैंने कहा है कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए, क्योंकि घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ जो किया जा रहा है वो भारत पे कब्जा करने के लिए किया जा रहा है।
इनडायरेक्ट वॉर है ये। तो इसलिए जो घुसपैठी है और जो घुसपैठियों के मददगार है, मददगारों पे कार्रवाई करना जरूरी है। हाँ। उन अभी भारत में क्या हो रहा है, किसी भी शहर में जो 2-4 घुसपैठिए पकड़े जाते हैं ना, तो एक तो वो घुसपैठिए छूट जाते हैं क्योंकि 1946 वाला कानून महाघटिया है। वो कानून आज तक बदला नहीं गया है, जो फॉरेनर एक्ट है वो आज तक वही चल रहा है। क्या एक्ट है सर वो? 1946 का एक्ट है कि उसका नाम ही फॉरेनर एक्ट है। उसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा है। लेकिन वो ऐसा उसमें कानून इतनी अंग्रेजों ने बनाया था, वो कानून इस तरीके का है कि आज तक सजा होती नहीं। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी घुसपैठियों को या उसके मददगारों को 10-20 साल सजा हुई है, कभी नहीं हुई। जो बॉर्डर पे बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया जिसके पास 22 करोड़ रुपए मिले हैं, वर्तमान कानून में ना उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ना उसके ऊपर देशद्रोह लगेगा। कायदे से बॉर्डर पे खड़ा था तो देशद्रोह किया उसने, घुसपैठियों को अंदर ले आया, ना देशद्रोह की धारा लगेगी, ना उसके ऊपर एनएसए लगा, ना उसके ऊपर यूएपीए लगा, कुछ लगा ही नहीं। कानून ही ऐसा। घुसपैठ को एनआरसी के जरिए घुसपैठियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन लेकिन अगर ये 5 धाराएं एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर लगाना शुरू कर दें घुसपैठियों और उनके मददगारों पे, 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। अभी घुसपैठिए को पकड़ा लेकिन हम उसका ये नहीं पूछते तेरा आधार बनाया किसने, तेरा राशन कार्ड किसने बनाया, तेरा अभी तो सरकारी कर्मचारियों में खौफ नहीं पैदा हो रहा, नेताओं में खौफ नहीं पैदा हो रहा। दिल्ली के विधायक अभी मीडिया में सुन रहे थे ना, एक महेंद्र गोयल नाम है शायद उनका, जो घुसपैठियों का कागज बना रहे थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो नेताओं में कोई खौफ ही नहीं है। नेता देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नेता देशद्रोह कर रहे हैं, घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कोई डर ही नहीं। फॉरेनर एक्ट में कुछ नहीं होगा हमारा, बहुत होगा, घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, घुसपैठी के मददगार पकड़े नहीं जा सकते वर्तमान कानून में। इसलिए वर्तमान कानून को बदलना जरूरी है। जो नया वाला बीएनएस आया उसमें एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, और जो घुसपैठ करते हैं और जो उनके मददगार हैं उन पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह का एसेट लगाना चाहिए। ये घुसपैठिए छूट जाते हैं फर्जी गवाही करा के, क्योंकि फर्जी गवाही देना हमारे देश में अपराध नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध नहीं है। अदरवाइज कम से कम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दें, और बनाने वाला और बनवाने वालों दोनों के लिए सीरियस क्राइम हो जाए तो बनाने वाला भी डरेगा। नगर निगम का दलाल डरता ही नहीं, उसको पता है कोई बात नहीं, हमने बना के दे दिया, अगर पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। जो वहां पे क्या बोलते हैं तहसील में बैठा हुआ है लेखपाल या पटवारी, वो राशन कार्ड बना के दे देता है। क्यों? उसको पता है कि अगर पकड़ा जाएगा तो वो उसका जो होगा वो हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं लेखपाल पटवारी, किसी को आपने सुना किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी की नागरिकता खत्म हुई हो, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, कितने काम करते रहते। कितने बार पकड़े गए सिपाही 15 करोड़ 20 करोड़। आपके यहाँ से मध्य प्रदेश से बड़ी खबरें आती रहती हैं, इंदौर से 14 किलो सोना, 15 किलो सोना। क्यों ऐसे क्यों हो रहा? क्योंकि खौफ नहीं है, कोई डर। जापान में फांसी होती है भ्रष्टाचार पे, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का प्रावधान है, कानून है। चाइना में कुछ दिन पहले वहां के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। उन्होंने कुछ दलाली ले लिया था किसी से। एक कंपनी के जीएम को फांसी दे दिया चीन में, क्योंकि उसने जीएम ने उस कंपनी के वेंडर से कुछ 2 लाख युआन के आसपास ले लिया था। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, कुछ हुआ ही नहीं। तो जब तक कानून नहीं बनेगा, मैंने फिर से कहा, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। तो क्या देर है, क्यों नहीं बन सकते ऐसे कानून हमारे देश में? 2 कारण है। क्योंकि पहली बात तो आम जनता इस बात को लेकर बहुत चिंतित नहीं रहती। इलेक्शन में केवल 500 रुपए कौन देगा, 1000 कौन देगा, 1500 कौन देगा, 2000 कौन देगा, ठीक है, उसी पर नजर रहती है। कौन कितने लोक लुभावन, कौन कितने ऐसे योजनाएं ला रहा है, लोग उसको देखते हैं, उसी को देख वोट कर देते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या जरूरी है, इन सब पे चीजों पे आम जनता में चर्चा नहीं होती। जो समझदार है वो भी पता नहीं चर्चा करने से बचते हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम आप ऐसे सवाल कर रही नहीं तो जनरली मेरे पॉडकास्ट में ऐसी उल्टी बाकी बातें हो जाती हैं, ऐसी तरह की बातें होती नहीं है। तो कम से कम आपने ऐसे सवाल पूछे हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप समस्या पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मूल कारण पे नहीं करेंगे, तब तक उसका स्थायी समाधान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीआरपी के पीछे पागल हो रखी है। वो सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकिंग न्यूज दिखा रही है, 4-4 बार, 5-5 बार अलग अलग तरीके से, पीछे से बढ़िया बढ़िया साउंड दे के कर रहा है। शाम की डिबेट हो रही है कि उस पूरे डिबेट में समस्या समस्या समस्या। आप किसी भी चैनल की शाम की डिबेट देखिए, वहां क्या हो रहा है? तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, बस।
संसद में डिबेट में क्या हो रहा है? तू चोर मैं सिपाही। हम्म। विधानसभा में डिबेट में तू चोर मैं सिपाही। घुसपैठ कैसे खत्म होगी? घुसपैठिए कैसे भागेंगे? धर्मांतरण कैसे रुकेगा? जनसंख्या विस्फोट कैसे रुकेगा? गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, इसको कैसे रोका जाए? लब जिहाद, लैंड जिहाद कैसे रोका जाए? डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है, इसको कैसे रोका जाए? हम्म। इस पे चर्चा नहीं हो रही है ये, और इस चर्चा नहीं हो रही तो समाधान कैसे होगा? एक और मुद्दा जो बस वही जैसे न्यूज़ में आप बता रहे हैं कि समस्या की तरह आता है, धर्मांतरण का बहुत मुद्दा सामने आता है। अभी-अभी पंजाब में भी बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण सामने आया। इसको लेके कुछ स्टेट्स जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी शायद लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं। क्या लग रहा है आपको पर्याप्त है या न- क्या किया जा सकता है? जिन राज्यों में कानून चल रहे हैं वहां पे भी धर्मांतरण हो रहा है। हाँ। बड़ी सीधी सी बात है, आप दवाई खा रहे हो और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हुँ। तो दो ही कारण हो सकता है, या तो दवाई घटिया है या तो बीमारी लाइलाज है। राइट, यही होता है। अगर भाई अगर हम दवाई रोज खा रहे हैं फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो या तो हमारी बीमारी लाइलाज है हुँ। कि दवाई इसका काम ही नहीं करेगी, और या तो दवाई घटिया है। हुँ। धर्मांतरण वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम तो है नहीं, हाँ। भारत में ही है। भारत में कहाँ पे है जहाँ हिंदू बचे हुए हैं? हुँ। जैसे कश्मीर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, क्यों? बचा ही नहीं। बचे। नागालैंड में धर्मांतरण बंद है, क्यों? सब ईसाई हो चुके हैं। हुँ। भारत के 9 राज्यों में हिंदू जहां खत्म हो गए वहां धर्मांतरण भी खत्म हो गया। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो गए वहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां धर्मांतरण नहीं, हिंदू खत्म हो गए, धर्मांतरण बंद हो गया। हुँ। धर्मांतरण वही हो रहा है जहां हिंदू है। इसका मतलब धर्मांतरण, पहली बात तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम नहीं है, धर्मांतरण भारत में ही हो रहा है, धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है। हुँ। धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण है कि धर्मांतरण अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। अच्छा। पर फैमिली 1 लाख रुपए मिलता है मिनिमम करवाने वाले को? करवाने वाले को। और उसमें अगर उसने हिंदू ब्राह्मणों को कन्वर्ट करा दिया, या अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, क्षत्रिय, ठीक है, जैन समाज, तो फिर 5-5 लाख रुपए ही मिलता है। हाँ, बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो गया। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20-30 हजार रुपए कमाएगा। इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा तो 50,000 1 लाख रुपए कमा लेगा। कौन दे रहा है उनको ये पैसा? पूरा का पूरा खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, हाँ। वेस्ट कंट्रीज से एफसीआरए के जरिए आ रहा है। हाँ। एफसीआरए कानून भी 2010 में कांग्रेस ने बनाया इसी काम के लिए था। हाँ। धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने जबरदस्त बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया धर्मांतरण रोकने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, सनातन को बचाने। लेकिन हमारी सरकारों ने धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों को भारत रत्न देना शुरू कर दिया। भारत में आज तक वीर सावरकर जी को भारत रत्न नहीं मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला, गुरु गोलवलकर जी को भारत रत्न नहीं मिला, डॉक्टर हेड्गेवार को भारत रत्न नहीं मिला। हुँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत रत्न नहीं, उनको नहीं भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला, जिसने सेवा के नाम पे यहां लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। इस देश में धर्मांतरण रोकने के लिए लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी गई, वो चूंकि धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण रोकने का प्रयास किया, उनकी हत्या हो चुकी है। इसके बावजूद हमारी सरकारों ने न तो बाहर की फंडिंग रोकी, न यहाँ ऐसा कानून का खौफ पैदा किया कि धर्मांतरण रुके। हुँ। पंजाब जो सबसे मुख्य हमारा केंद्र था, जहां सनातन की रक्षा के लिए सिख पंथ बना, खालसा पंथ बना, उस पंजाब में इसमें सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आपके छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, महाराष्ट्र में धर्मांतरण हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण रोकने का एक ही तरीका है, राम नीति। हम भगवान राम की पूजा करते हैं लेकिन राम नीति नहीं मानते, राम नीति को समझते नहीं है। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। आपको अगर धर्मांतरण रोकना है तो धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए हुँ। पार्लियामेंट से। धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण को आप देशद्रोह घोषित करिए। धर्मांतरण को आप वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण को आप ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों जो उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो पैसा दे रहे हैं, चाहे उनको जगह दे रहे हैं, हुँ। चाहे उनको लिटरेचर उपलब्ध, जैसे भी हो, क्योंकि धर्मांतरण कई लोग मिलकर करते हैं, एक व्यक्ति नहीं करता। हुँ। जब तक उनके मददगारों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी,
उनके जो प्रमोटर्स हैं उन पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, इनकी फंडिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धर्मांतरण रुकेगा नहीं। और धर्मांतरण नहीं रुकेगा तो हमारी संख्या लगातार घटेगी। और मैं बार बार कहता हूं, घटेंगे तो कटेंगे। इस पर भी बार आप बार कहता हूं मैं कि घटेंगे तो कटेंगे। जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे तहां तहां कटे। और प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में 40 लाख तो ऐसे ही कम हो जा रहे हैं। और धर्मांतरण से एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक नया दुश्मन पैदा होता। सही बात। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अजमल कसाब कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान बानी कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कन्वर्टेड हिंदू। पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म किसने किया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश से इस समय जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में हिंदुओं को किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। पत्थरबाजी सड़क ट्रेन पे कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। सेना पे पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। आतंकवाद को कौन प्रमोट कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। अराजकता को कौन फैला रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। राजस्थान के कन्हैया लाल की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। महाराष्ट्र के उमेश कोले की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में जो समस्याएं हैं क्रिएट कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। इसके बावजूद हम कन्वर्जन को रोक नहीं रहे, घर वापसी हम करवा नहीं रहे। भाई अगर आपको जैसे गाय बचाना है तो गाय बचाने के 2 काम करना पड़ेगा, गाय को रोटी भी खिलाना पड़ेगा और गौ तस्कर को जेल में भी डालना पड़ेगा, बिल्कुल। तब गाय बचेगी। ऐसे सनातन धर्म को बचाना है तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। आगे से धर्मांतरण बिल्कुल ना हो उसको रोकना पड़ेगा। और जो कन्वर्ट हो गए उनको वापस भी लाना पड़ेगा। और ये धर्मांतरण रोकना और घर वापसी कराना ये केवल समाज का कार्य नहीं है, केवल आरएसएस, बीजेपी या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का कार्य नहीं है। धर्मांतरण रोकना और घर वापसी कराना ये शासन का काम है। अच्छा। आर्टिकल 25 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहीं तक है। आर्टिकल 25 आपको पंथ पालन का अधिकार देता है, रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार देता है, धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता। और ऐसे रिलीजन में तो बिल्कुल नहीं धर्मांतरण करने का अधिकार देता है जो रिलीजन संविधान को मानता ही नहीं। हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। इसको केवल भारत के रिलीजन तो मानते हैं, विदेशी रिलीजन इसको नहीं मानते। इसलिए अगर कोई कन्वर्ट भी करना चाहे जिसकी इच्छा भी है तो वो फॉरेन रिलीजन में नहीं जा सकता, भारत के रिलीजन में जाएगा। और वैसे भी मान लीजिए आपके परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ गया है, स्वेच्छा से घर से भाग गया या नफरत की वजह से घर से भाग गया, किसी भी कारण से घर से भाग गया, आप क्या करते हो? पुलिस में कंप्लेन करते हो, ढूंढ के लाते हैं। पुलिस का काम उसको ढूंढ के परिवार से मिलवाना। ऐसे ही हमारे जो परिवार के लोग मुगलों के तलवार के डर से, जजिया न देने पाने से, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से या कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, जिस भी कारण से लालच में चूंकि किसी भी कारण से चले गए, उनको लाने की जिम्मेदारी किस? शासन। घर वापसी होगी तो भारत की बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएगी। और भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता को मजबूत करना किसका कार्य है? जिस संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो जो संविधान की शपथ लेके कह रहे हैं हम संविधान को लागू करेंगे, संविधान के जो गोल है उसको अचीव करेंगे, संविधान कहता है कि यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, वो तो तभी होगा ना जब धर्मांतरण रुकेगा और घर वापसी होगी। आपसी भाईचारा तो तभी आएगा ना जब धर्मांतरण रुकेगा, घर वापसी होगी। क्योंकि वैसे तो फ्रेटर्निटी हो ही नहीं सकती है। जब पाक नापाक जहां मामला है तो पाक नापाक में भाईचारा कैसे हो सकता है? भाईचारा होगा जब सारे पाक हो जाए या सारे नापाक हो जाए, तभी हो चाहे होगा ना। मेरा इसलिए मानना है कि धर्मांतरण रोकना और घर वापसी कराना ये सरकार का दायित्व है। दुर्भाग्यवश इस पे काम नहीं हुआ। घर वापसी कराना संस्कृति मंत्रालय का काम है और धर्मांतरण को रोकना कानून मंत्रालय का। क्या पिछले कुछ वर्षों में कोई सकारात्मक बदलाव देख पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अब ये स्टेज आ गया है जहां बदलाव शुरू हो जाएगा। क्या होता है, पहले तो उन लोगों को समस्या नहीं बताओ कि क्या है, सर अपने अपने रोटी पत्ता मकान में व्यस्त है, अपने अपने काम में व्यस्त है। शायद 10 साल पहले आप ये उससे सारे सवाल नहीं पूछती, आज लेकिन पूछ रही है। क्योंकि इस बारे में आप सुनते हैं, इस बारे में बात देखते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज करने लग गए, अपने बच्चों की फिक्र होने लग गई,
10 साल 20 साल के बाद क्या होगा। बांग्लादेश में इस समय पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है और ऐसे मेरे बहुत सारे रिपोजिट हैं। बांग्लादेश में इस समय बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू है। भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू है। बांग्लादेश में घर जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू है। बांग्लादेश में आके गौशाला में से पूरी गाय उठा लेते हैं। कोई एक व्यक्ति बेचारा 20 साल 30 साल मेहनत करके अपनी गौशाला तैयार कर देता है, वो आ रहे हैं सारी गाय लेके चले जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश में एक जैन साहब आए, 25 लगभग 5,000 का कारोबार था वहां के, ढाका कपड़े का बड़े व्यापार करते थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। पहले वो 15 दिन घर में अपने रहे, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, मुझको मुड़वाया, टोपी पहनी और परिवार लेके मकान दुकान खेत खलिहान जो कुछ वहां बनाया था सब कुछ छोड़ के बाहर है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले एक बाबर था, एक हुमायूं था, एक औरंगजेब था, एक अकबर। अब हर जिले में, पहले एक जयचंद था, अब हर जिले में जयचंद। तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा बढ़ना। धर्मांतरण को रोकना, इनको वापस ले आना, ये समाज का नहीं सरकार का भी कर्तव्य। पाकिस्तान से आडवाणी जी, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, सुनील दत्त, राजकुमार, पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार, गुलजार साहब, ये सब लोग अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। मैंने जिनका नाम लिया है, ये सब उस जमाने के करोड़पति, लेकिन सब कुछ छोड़ के भागाना भागी। क्यों भागी? क्योंकि हिंदू। क्या वो सोच आज खत्म हो गई? नहीं। क्या बात नापाक की सोच खत्म हो गई? नहीं। जो सोच बाबर की थी, वही हुमायूं की थी, वही तुगलक की थी, वही गजनी की थी, वही गोरी की थी, वही अकबर की थी, वही गंधार में थी। गंधार में 1805 में अफगानिस्तान जिसको आज कहते हैं, वहाँ पंडित नंदराम जी को प्रधानमंत्री थे। खदेड़ दिया हमको, पंजाब से भागे हुए चले वहां से, और भागे तो जो बचे थे वो कन्वर्ट कर दिया। लफ्ज़िहात, लैंड धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के कारण आज की डेट में भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके। इसका मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 25% जिलों के डेमोग्राफी। कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी कर चुकी है, यानी 15%, 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की 300 तहसीलों ने डेमोग्राफी बदल दी है। इसका मतलब बॉर्डर की 100% तहसीलों पर डेमोग्राफी बदल गई है। रूट काज क्या है? लफ्ज़िहात, जगसेहात, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या। लफ्ज़ जिहाद के जरिए हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है। ड्रग्स जिहाद इस समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है। हिंदू लड़के लड़कियों को बड़े प्लान वे में स्कूल कॉलेज में टारगेट किया जा रहा है, उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, उस ड्रग में नपुंसकता की दवा दी जा रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसे होगा, पता चला एक ही 2 बच्चे होते हैं, वो भी ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, कुछ दिन बाद नपुंसक हो जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। ये दूसरा बड़ा खतरा। तीसरा, धर्मांतरण, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। घुसपैठ, 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। जनसंख्या विस्फोट, 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, यानी 3.25 करोड़ बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। इसमें से हिंदू 50% है, यानी आज भले रेशियो 80-20 है आपके शहर का, 20 साल के बाद यंग जनरेशन का रेशियो 50-50 बच्चे। और सोच खत्म हो नहीं रही पाक नापाक पर। हमने मदरसा बंद किया नहीं, हमने मिशनरी स्कूल बंद किया नहीं, हमने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने लागू किया नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया नहीं, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाया नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून हमने बनाया नहीं, लफ्ज़ जिहादियों को कठोर दंड देने का व्यवस्था किया नहीं, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया कि हाँ भाई 6 महीने साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला और फटाफट खत्म। सिटीजनशिप खत्म करने का हमने कोई कानून बनाया नहीं कि जो आदमी देशद्रोह करे, को गद्दारी करे, धर्मांतरण कराए, घुसपैठ करे, उसकी जब्त करे, उनकी सिटीजनशिप का पैसा कुछ कानून बनाया नहीं। तो इसका मतलब लगातार ये डेमोग्राफी बदल गई, लगातार डेमोग्राफी बदले, लगातार कफरा बढ़। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ घटे वहाँ कटे, जब जब घटे तब तब कटे, और हम लगातार घट रहे हैं। इसका समाधान का लोग। एक और चीज, मस्जिदों के नीचे से मंदिर सामने आ जाते हैं। अभी अभी काशी होकर आई थी, वहां का नज़ारा अपनी आंखों से देख कर आई कि कैसे मस्जिद के नीचे से जाकर हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। एक नंदी बाबा बने हुए हैं मस्जिद की तरफ,
वो करे हुए गौशाला में भी अभी एक केस चल रहा है, तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस पर भी आपकी एक पीआई है, इसके बाद ये सब वर्शिप एक्ट के पहले मैं आपको दो बातें और बताता हूँ। हम लोग कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। कब कहते हैं हम स्वतंत्र हैं? 75वें सर्वसुरा की वजह। स्वतंत्र दो शब्दों से व्यक्ति बना, स्वर तंत्र। स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला, कॉलेज सिस्टम गुलामी वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी वाला, जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला, सारे के सारे सिस्टम गुलामी वाले चलता है। तो हम स्वतंत्र है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। 50% स्वतंत्र है, 50% गुलाम। हम कहते हैं हम संप्रभु हुआ। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुपक का चीज। आज की डेट में गुलामी के नाम भी चल रहे, गुलामी के निशान काशी, मथुरा, भद्रकाली, गौशाला, अटाला, गुलामी के निशान भी चलते हैं। गुलामी की कुरीतियां चल रही, तलाके, सन तलाके, सन तलाके, बाइन तलाके के रहे, तिन्हें अगर प्योर पाल विवाह और मोटा दिशा तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमने क्लियरफाई किया है, ये मामला पूरी तरीके से भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदी कहेंगे पूजा स्थल का, ठीक है। कानून जो बनता है उसके नाम में जो शब्द यूज होता है ना, वो उसके लिए होता है। जैसे किसी कानून में अगर महिला लिखा है, विमेन लिखा है, यानी महिलाओं के पक्ष। किसी कानून में SC ST लिखा है, नहीं SC ST के पक्ष में है। किसी कानून में अगर चाइल्ड लिखा है, यानी चिल्ड्रन के पक्ष में, तो नाम कैसा होगा? पूजा स्थल का, यानी किसके पक्ष में है? जो पूजा करते हैं, जो पूजा करते हैं। पूजा कौन? पूजा किसकी होती है? साकार ब्रह्म की पूजा होती है, मूर्तियों की। निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं होती, निराकार ब्रह्म की प्रार्थना होती, प्रेयर। तो हमारे मंदिर को कहते हैं पूजा स्थल, और मस्जिद को क्या कहते हैं? प्रार्थना स्थल। चर्च को क्या कहते हैं? प्रार्थना स्थल। पूजा स्थल फिक्स होता है, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। प्रार्थना स्थल फिक्स नहीं होता। आपको एयरपोर्ट पे नहीं प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, प्लेस ऑफ प्रेयर मिलेगा, प्रार्थना स्थल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज प्रार्थना स्थल है, कल वहां गोडाउन बना रहा है, परसों वहां रिसेप्शन बना रहा है, नर्सों वहां कुछ और बना रहा है। हो सकता है वहां यात्रियों को रुकने की व्यवस्था करनी हो सकता है वहां, क्योंकि वो एयरपोर्ट में चीजें बदलती रहेंगी। तो इसलिए वहां पूजा स्थल नहीं बनाया जाता, प्रार्थना स्थल बनाया जाता। पूजा स्थल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको वहां पे मूर्ति स्थापित की जाती है, फिर उनकी प्रतिष्ठा होती है, फिर उनका पूजा पाठ शुरू होता है। पूजा में जो व्यक्ति पूजा करता है वो कहीं और ध्यान नहीं लगाता। हम अभी सुबह सुबह उज्जैन गए थे, हम शंकर जी को कहीं और नहीं ढूंढ रहे, हम शंकर साक्षात वही उन्हीं संगत ही कर रहे। जो कुछ हमें मन्नत मानी थी, हम वही मांग रहे थे। जो धन्यवाद करना था वो वही कर रहे। हमारा ध्यान वहीं पे था, कहीं और नहीं था। इसको कहते हैं पूजा। तो बेसिक डिफरेंस है पूजा स्थल, प्रार्थना स्थल। एक बार पूजा स्थल के प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मन पूजा स्थल ही रहेगा। कोई आके वहां नमाज पढ़ ले, कोई आके वहां का मूर्ति तोड़ दे, कोई आके वहां पे कुछ और गंदगी फैला दे, कोई आके वहां का गुम्बद बदल दे, कोई फायदा नहीं होगा। प्रार्थना स्थल बदला जा सकता, पूजा स्थल नहीं बदला जा सकता। ये बड़ा अच्छा विषय, इसलिए जो आपको थोड़ा सा डिटेल आपको। हमारे देश में हर जगह मंदिर नहीं बनता। बहुत सारे स्थानों पे नीम के पेड़ के नीचे, बट के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करते, लोग पूजा करते। गांव में आदिवासी भाई बहुत लोग वैसे करती है। कई बार आंधी तूफान आता है, वो पेड़ टूट जाता है, डाल टूट जाती है, लेकिन वहां जो धार्मिक पवित्रता है वो स्वरूप नहीं बदलता। वो स्थान मौजूद का विग्रह मंदिर का मंदिर ही रहता है। पेड़ टूटने से उस चबूतरे की पवित्रता भंग नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि एक बार प्रतिष्ठा हो गई तो वो मोटी चोरी कर लेते। सुनती रहती हो, मोटी चोरी होने से भी वहां पवित्रता भंग नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो स्थान पूजा स्थल हो गया। इसलिए जैसे बंगाल में जब वो होती है, दुर्गा पूजा होती है, महाराष्ट्र में अपनी गणेश पूजा होती है, आपके मध्य प्रदेश में भी होती है। तो जब गणेश जी को बैठाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन जब विसर्जित करते हैं तो विसर्जन क्रिया करते हैं। जब जाए यहाँ से, अगर विसर्जन की प्रक्रिया ना हो तो वह स्थान पूजा स्थल ही रहेगा। जिससे विसर्जन क्रिया की जाती है, बोले विसर्जन विधि है।
हमारा ये कहना है कि जो हमारे धार्मिक स्थान थे, चाहे वो काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे भद्रकाली है, चाहे भूशाला है, चाहे अटाला है, जो भी स्थान है, कहीं विसर्जन की प्रक्रिया तो थी नहीं। गुम्बद बदल दिया, मूर्ति चोरी कर ली, यही तो किया है। तो गुम्बद बदलने से और मूर्ति चोरी करने से वहां की धार्मिक पवित्रता भंग नहीं होती। वंस टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट ऐसी है। दूसरा, वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। 1947 में जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो कंटिन्यू रहे। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक कोर्ट में रहता हूँ तो मैं कैसा दिखता हूँ? वकील। अगर मैं हॉस्पिटल में जाके सफेद कोट पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? मैं पुलिस लाइन में जाके खाकी पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? इंस्पेक्टर या पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है, ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मेरे ड्रेस से आपको मेरा कैरेक्टर नहीं पता चलेगा। मैं तिलक लगा लूं, भगवा कपड़ा पहन लूं तो हिंदू, टोपी पहन लो मुस्लिम, क्रॉस पहन लो तो क्रिश्चियन, सापा बांध लो सिख। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि जब इस कानून में पहले वाले शुरू लिखा हुआ कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर देख के पता नहीं कर सकते, तो कैरेक्टर के लिए सर्वे होना जरूरी है। इसलिए हमने 2020 में KL फाइल किया, हमने फाइल किया, हरशंकर जैन जी ने फाइल किया, विष्णु जैन जी ने, सुरेंद्र सोनी जी ने फाइल किया। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले सर्वे होना चाहिए और कैरेक्टर पता होना चाहिए। और अब तक 18 स्थानों पे सर्वे हुआ और 18 स्थानों पे जब कैरेक्टर पता चल गया, पता किया गया, तो पता चला वो सारे मंदिर ही निकले। जिन 18 स्थानों पे आज नमाज पढ़ी जा रही है, जिसको मस्जिद कहा जा रहा है, उन 18 स्थानों का जब कैरेक्टर पता किया गया, सर्वे किया गया, तो वहां सारे के सारे मंदिर के ही निशान निकले, मस्जिद का कोई निशान ही नहीं मिला। फिर अभी आया मामला, फिर कोर्ट ने भी स्टे किया हुआ है, 17 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, आगे बहस होगी। अब ये कानून कंट्राडिक्टरी है। शुरुआत में सेक्शन 1 में कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, हम भी कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, मंदिर का कैरेक्टर कभी चेंज होता भी नहीं है। अब लेकिन इसके सेक्शन 3-4 में कह रहा है कि नहीं, कोई कोर्ट में मुकदमा ही नहीं चलेगा, गवाहों के बयान नहीं होंगे, कोई सर्वे नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई जो डिस्प्यूट होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कोर्ट। अगर कोर्ट के जरिए विवाद का हल नहीं होगा, भाई विवाद ठीक करने का 2-3 तरीका है। आपसी सहमति के आधार पे पंचायत करके सब साल हो जाए, पंचायत से न साल हो तो कोर्ट के जरिए हो। अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर अराजकता फैलेगी, फिर तो मारपीट होगी, दंगे हो जाएंगे। इस कानून ने क्या किया है, न आपस में समझौते का कोई रास्ता छोड़ा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने, न कोर्ट जाने का रास्ता छोड़ा है, कह रहा कोर्ट भी नहीं जा सकते, न वक्फ पैठ जैसा कोई प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड बनाया, प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बनाया कि हम जाके वहां बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाके अपनी बात रखें। न बोर्ड है, न ट्रिब्यूनल है, न कोर्ट है, न आपस में कोई समझौता है, तो फिर करें क्या? और जिन स्थानों की रक्षा के लिए पूर्वजों ने बलिदान किया, उन स्थानों को अगर आज हम स्वतंत्र भारत है, हम कहते हैं हम स्वतंत्र है, अगर हम रिस्टोर नहीं करा सकते तो हमें फिर धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ है? मुगलों ने यहाँ पे कोई एक भी नया शहर नहीं बसाया, मुगलों ने यहाँ कोई एक नया मस्जिद नहीं बनाया, उन्होंने बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदले, और ये किया केवल और केवल हमारा हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए। ये जो उन्होंने मंदिरों के गुंबद बदले और शहरों के नाम बदले, वो हमारा नामो निशान मिटाने के लिए किया। आज की डेट में जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है, वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है, वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, रामायण में है, वो एक भी स्थान अब एग्जिस्ट नहीं करता, सारे के सारे नाम बदल चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, तुमने सुना ना? कि भाई 5 गांव ऐसा युद्ध नहीं होगा। अब वो 5 गांव आप भारत के नक्शे ढूंढो नहीं मिलेगा। क्यों? गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, तिलप्रस्थ को फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया, सोनप्रस्थ को सोनीपत बना दिया, पानप्रस्थ को पानीपत बना दिया, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया। तो 5 गांव महाभारत में तो है, अब नहीं है। तो हमारे बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं सही बात कि हाँ, जब जगह ही नहीं तो कहाँ गए। पांडवों ने पहले वनवास किया, फिर अज्ञातवास किया। अज्ञातवास उन्होंने कहा किया विराट में किया। अब विराट आप ढूंढिए भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि होशियार खान नाम के लुटेरे ने उसको होशियारपुर बना दिया। हमारे शक्तिपीठों में शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी,
जहां माता का मुकुट गिरा था। अब कीर्तेश्वरी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, हमारे मंदिर को लूटा तोड़ा, गुंबद भी बदला और बाद में उस जगह का नाम बदल के उसको मुर्शिदाबाद कर दिया। ये जितने यहाँ पे ये आए थे मुगल, इन्होंने लूटने तोड़ने के साथ साथ हमारा नामो निशान मिटाने का प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि सारे हमारे पौराणिक शहर गायब हो गए हैं, नाम नहीं मिल रहे हैं, सबका नाम बदल चुका है। द्रौपदी जो पैदा हुई पांचाली, पांचाल राज्य था। अब पांचाल आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। तो ये जो हमारे साथ किया गया, इसलिए हमने 2 PIL फाइल किया। एक PIL फाइल किया नाम वापस रिस्टोर करने के लिए कि एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए और रीनेमिंग कमीशन बना के जितने हमारे जो मुगल काल में नाम बदले गए हैं, इनको जरा पता कर लिया जाए कि इनका वास्तव में प्राचीन नाम क्या था और उनको रिस्टोर कर दिया जाए, जिससे हमारा कनेक्ट बना रहे ना। अदरवाइज हम तो कुछ दिन के बाद हम भूल जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, हमारी तो पूरा हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा हमारा तो। दूसरा, मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया और कहा कि ये कानून खत्म हो। भारत के संविधान में आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 ये कहता है कि ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक शहरों और ढांचों को संरक्षित करना ये सरकार की ड्यूटी है। यानी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला ये हमारे पौराणिक स्थान भी हैं, हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, हमारे ऐतिहासिक स्थान भी हैं। इन स्थानों को अपने मूल रूप में ले जाना, ओरिजिनल स्वरूप में लेके जाना, उस करैक्टर को रिस्टोर करना किसकी ड्यूटी? सरकार की ड्यूटी है। सरकारों ने ये काम तो किया नहीं, ऊपर से सरकार ने 1991 में कांग्रेस ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। तो एक तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान की शपथ लेने वालों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आर्टिकल 49 कहता रिस्टोर करो, ओरिजिनल कैरेक्टर को रिस्टोर करो, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के हमारा कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया है। कानून खत्म होना चाहिए और एक एक स्थान का विवाद चलेगा तो बहुत टाइम लगेगा। वही हमारा इसलिए कहना है, पहली बात तो झूठी गवाही गंभीर अपराध घोषित होनी चाहिए। ये मुकदमा लंबा इसलिए चलता है, झूठी गवाही देते रहते। झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध होना चाहिए। मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठे एफिडेविट फाइल हो रहे हैं। झूठा विटनेस करना ये सीरियस क्राइम होना चाहिए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनना चाहिए। और जितने हमारे ये धरोहर है, जितने हमारे आध्यात्मिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, इनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। 1-1 साल के अंदर इनका फैसला होना चाहिए और ये रिस्टोर होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए। सर्वे के बाद अगर हमारा स्थान है तो हमें मिल जाए, उनको मिल जाए। जैसे किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से मस्जिद मंदिर नहीं हो जाता, वैसे किसी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मंदिर मस्जिद नहीं होता। मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, पूरे भारत में फ्राइडे की नमाज होती है, सड़क पे नमाज होती है, तो क्या वो नमाज, उस सड़क मस्जिद बन गई क्या? पार्कों में नमाज होती तो क्या पार्क को मस्जिद हो गया क्या? मस्जिद पढ़ने का मतलब थोड़ी कि वो स्थान वो आपका मस्जिद, नमाज पढ़ने का मतलब थोड़ी आपका मस्जिद हो गया। इसलिए हमारे जितने मठ मंदिर थे उनमें आपने नमाज पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने गुंबद तोड़ा या नहीं तोड़ा कोई बात नहीं, जो हुआ। लेकिन जो ऐतिहासिक भूल हुई है, जो मुगलों ने गलत काम किया है, उसको ठीक करना सरकार की ड्यूटी है। सरकार ने किया नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं, समाज कर रहा है, लेकिन सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जैसे कि क्योंकि डेमोक्रेसी है, सरकार को ये जनता लेकर आ रही है, तो आपका क्या मैसेज होगा सारे देखने सुनने वालों के लिए कि हम कैसे अपनी बिल दिखा सकते हैं जिससे सरकार को ये करना पड़े या उन्हें लगे कि अब वक्त है कि जरूरी है कि इन चीजों पर स्टेप लिया? इसके लिए मैं आपको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एग्जांपल देता हूँ। मेरी PIL अभी इस समय कुल 44 पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। हमारे पक्ष में 12 है और हमारे खिलाफ 32 है। हमारी PIL का विरोध करने के लिए भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी और भूतपूर्व होम सेक्रेटरी आ चुके हैं, लेकिन कोई भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हमारे पक्ष में अभी तक नहीं आया। हमारी PIL का विरोध करने के लिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली PIL का विरोध करने के लिए 5 पॉलिटिकल पार्टी आ चुकी हैं। CPI आ चुकी है, DMK आ चुकी है, OAC की MIM आ चुकी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आ चुकी है, और अभी लेटेस्ट जो आई है कांग्रेस आई है। वो हमारी PIL का वो कह रही है कि नहीं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो काम किया ठीक किया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कह रहा है कि जो कुछ मुगलों ने किया था सब सही है, सब सही है, आप उसको रिक्लेम मत करिए। तो एक तरीके से 5 पॉलिटिकल पार्टियां भारत के लोगों के साथ नहीं खड़ी हैं, मुगलों के साथ खड़ी हुई हैं। 5 सांसद आ चुके हैं। तो 5 पॉलिटिकल पार्टियां हमारी PIL के खिलाफ आई हैं, कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे पक्ष में नहीं आई है।
5 सांसद हमारा विरोध करने आ चुके हैं, लेकिन एक भी सांसद कोई हमारा समर्थन करने नहीं आया। कम से कम कई सीनियर आईएएस ऑफिसर हमारी पीएल का विरोध करने आ चुके हैं। उसमें फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। कोई एक भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे पक्ष में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, रिटायर होकर घर में बैठे हुए कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। भाई लाख 2 लाख रुपए खर्च करना पड़े तो खर्च करें, ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी पीएल का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, लेकिन कोई एक भी गवर्नर, रिटायर्ड गवर्नर हमारे पक्ष में अभी तक नहीं आया। इतिहासकार रोमिला थापर आ चुकी है हमारी पीएल का विरोध करने, लेकिन कोई भी इतिहासकार हमारे पक्ष में नहीं आया। एक सीनियर ब्रिगेडियर आ चुके हैं हमारी पीएल का विरोध करने। हमारी पीएल का विरोध करने मतलब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम का समर्थन करना। लेकिन कोई भी गवर्नर, कर्नल, जनरल, भाई बाकी लोग भी तो है ना रिटायर्ड, हमारे पक्ष में नहीं आए। हमारा ये कहना है, आपका सवाल, उसी सवाल का उत्तर दे रहा हूं, आप जो करते हैं वो करिए। अगर आपके जान पहचान के सांसद हैं तो उनको रोज जो है जाके उनको पूछे, भैया आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, ये चीजें ठीक करनी है, आप इनको आवाज क्यों नहीं उठाते। आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट आइए। आपके जैसे लोग जो करते हैं कम से कम ऐसी चर्चा करें, पब्लिक चर्चा करें। जो मीडिया में है, पत्रकार हैं, चाहे आरजे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, उस पर चर्चा करें। इस पूरी ये वास्तव में भारत को स्वतंत्र बनाने और संप्रभु बनाने की लड़ाई है। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, गुलामी के नामो निशान चलना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है गुलामी के नामो निशान मिटना चाहिए। तो कम से कम जो लोग चाहते हैं गुलामी का नामो निशान मिटे, उनको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। एक काम जो सब लोग कर सकते हैं, कम से कम 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लो, 5000 लोगों को जोड़ लो, ये वीडियो शेयर कर दो अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे हो ये वीडियो ट्विटर पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे हो इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाल दो। आप सांसद विधायक के पास जाके बात कर सकते हो, जाके उससे बात करो। तन मन धन तीनों लोग जो जो अपना जीव जैसी आहुति कर सकते हैं उसको सबको करना चाहिए, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है, रिटायर्ड आदमी भी कुछ कर सकता है, वर्किंग वाला भी कुछ कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकते हैं, इंजीनियर भी कर सकते हैं, वकालत करने वाले भी कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार भी करने वाले, कुछ न कुछ हर व्यक्ति कर सकता है। कोई तन का सहयोग कर सकता है, कोई मन का सहयोग कर सकता है, कोई धन का सहयोग कर सकता है, कोई इसको प्रचार प्रसार में सहयोग कर सकता है, कुछ न कुछ हर व्यक्ति कर सकता है। एक और पीआईएल है आपकी, सरकारी कंट्रोल में सिर्फ हमारे मंदिर हैं। अगर धर्म स्थल पर सरकारी कंट्रोल होना है तो या तो सब पर हो, सिर्फ मंदिरों पर क्यों? दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ कहते हैं भारत में सेकुलर है। हाँ। सेकुलर का मतलब कि मठ मंदिर सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मठ मंदिर सरकार को चला अपना समाज चलाएगा, और ऊपर से हमारे 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब क्या प्रैक्टिकल चेंज फर्क आता है जिन धर्म स्थलों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है और मंदिरों पर है? 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। तो नतीजा ये हो रहा है कि मस्जिद में जो चढ़ावा आ रहा है, चर्च में जो पैसा डोनेशन आ रहा है, चर्च का जो डोनेशन आ रहा है वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के काम आ रहा है। मस्जिद में जो चढ़ावा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, वो इस्लाम को फैलाने के काम आ रहा है। और हमारे मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उसको सरकार ले जा रही है। वहाँ जो काम करने वाले हैं, एक तरीके से जो पंडा पुजारी हैं, उनको भी एक सर्वेंट बना के रखा हुआ है, उनको वेतन भोगी दे दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, बस एक कुछ वेतन मिलता है, ड्यूटी उनकी एक रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है। जिस दिन वो ड्यूटी करते हैं, वो भी मंथली सैलरी नहीं है, जिस दिन ड्यूटी करते हैं एक फिक्स अमाउंट उनको दिया जाता है। हाँ, कोई मंथली सैलरी भी नहीं है। मठ मंदिर भारत की संस्कृति के लिए बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। बुद्धिज्म इसलिए खत्म हो गया और जहां जहां बौद्ध थे वहां वहां इस्लाम अपने आप पहुंच गया, क्योंकि वहां पे मठ मंदिर जैसा स्ट्रक्चर नहीं था। भारत बचा हुआ है और बचा था बाद में, तो वो मठ मंदिरों के कारण है। फ्रीडम स्ट्रगल में मठ मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान था। मंगल पांडे जी ने क्रांति किया 1857 में। उस समय सोशल मीडिया थी नहीं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो कुछ भी नहीं था। 15 दिन के अंदर मंगल पांडे ने क्रांति किया है, ये बात लाहौर तक पहुंच गई
कश्मीर तक पहुंच गई, गुजरात तक पहुंच गई, ढाका पहुंच गई, चटगांव पहुंच गई, जबकि उसमें सब भारत ही हुआ करता था। कैसे पहुंची? मंदिरों ने रिले रेस लगा दिया। एक मंदिर दूसरे मंदिर को बताया, दूसरे मंदिर का पुजारी भागा, तीसरे मंदिर को बताया, तीसरे मंदिर पुजारी चौथे मंदिर को बताया, मतलब ऐसे 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर सारे पुजारी भागते चले गए। तो एक पुजारी 10 किलोमीटर तक गया, उसको 10 ही किलोमीटर चलना पड़ा, दूसरा वाला 10 किलोमीटर गया। तो 15 दिन के अंदर मंगल पांडे की क्रांति पूरे भारत में फैल गई थी। जैसे ये बात समझ में आई अंग्रेजों को कि ये तो मठ मंदिर तो बड़े पावरफुल है, ये तो इनको खत्म करना जरूरी है, इनको अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है, वैसे ही अंग्रेजों ने कानून बना दिए मठ मंदिर को कंट्रोल करने वाला। अंग्रेजों ने देख कानून बनाया था, हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने लगातार और कानून बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कानून बनाया था मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए, आजादी के बाद कानून बनाया मठ मंदिर को लूटने के लिए, वहां का सोना लूटने के लिए, वहां का चांदी लूटने के लिए, वहां का चढ़ावा लूटने के लिए। जैसे मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं से थोड़ी दूर के हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। राजस्थान में देखिए पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सारे के सारे। अब मठ मंदिर में जो पैसा आता है, जो वहां पे धन है, अगर वो वापस समाज को मिल जाए, राइट, 4 लाख मठ मंदिर है, और एक मंदिर में अगर एक गौशाला बने तो 4 लाख नई गौशाला बन सकती है। एक मंदिर में एक गुरुकुल बने तो 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं। एक मंदिर में एक व्यायामशाला बने, ये पहले था, सब होता था पहले, अस्पताल होगा, व्यायामशाला हो तो 4 लाख नई आपकी व्यायामशाला बन गई। एक मंदिर में एक यज्ञशाला बने तो 4 लाख नई यज्ञशाला बन सकती है। एक मंदिर में एक आपका आयुर्वेद का केंद्र बन जाए तो 4 लाख नए वैद्य जो बैठेंगे, जो भारत की चिकित्सा का प्रचार करेंगे। नहीं तो बाकी डॉक्टर तो विदेशी चिकित्सा का प्रचार करेंगे। तो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए तो भारत की शिक्षा का भी प्रचार होगा, भारत की चिकित्सा का प्रचार होगा, भारत की सभ्यता का भी प्रचार होगा, भारत की जो हमारी संस्कृति है उसका भी प्रचार होगा, धर्मांतरण भी रुकेगा और घर वापसी भी होगी। अभी मंदिरों के पास बेचारे वो जो वहां पे कमा रहे हैं, उनको तो वेतन मिलता है, जिस दिन ड्यूटी करते हैं जो पंडा पुजारी, उस दिन उनको कुछ वेतन मिल जाता है, कहीं 1000 रुपए मिलता है, कहीं 1500 मिलता है, कहीं 2000 मिलता है। अब उतना वेतन मिलता है तो वो घर वापसी कैसे करा लेंगे? अगर एक एक मंदिर में हम एक एक बारात घर बना दे तो 4 लाख नए हमारे बारात घर बन सकते हैं। 4 लाख नए बारात घर बन जाए तो कम से कम गरीब कन्याओं की शादी वहां होना शुरू हो जाएगी। कोई उनको ऑफर नहीं दे पाएगा। आज की डेट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? तो पैसा ऑफर करते हैं, हॉस्पिटल ऑफर करते हैं, स्कूल ऑफर करते हैं। जब स्कूल हमारे मंदिर में ही हो गया और वो हम सारे जितने असहाय गरीब हमारे हैं सबको मुफ्त में शिक्षा मिल रही, क्यों कन्वर्ट होंगे? उनका मुफ्त में इलाज अगर वहीं हॉस्पिटल में शुरू हो गया, वो क्यों कन्वर्ट होंगे? उनके बच्चों की शादी विवाह की व्यवस्था वहीं हो गई, क्यों कन्वर्ट होंगे? तो मठ मंदिर हमारे कम्युनिकेशन के सेंटर थे, मठ मंदिर हमारे पावर सेंटर थे, मठ मंदिर हमारे स्पिरिचुअल सेंटर हुआ करते थे, मठ मंदिर हमारे धार्मिक केंद्र भी हुआ करते थे। मठ मंदिर में हमारी पूरी व्यवस्था चलती थी। वो व्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई है। इसलिए मैंने ये PIL फाइल किया है और मांग किया है कि 35 कानून खत्म हो और हमारे मठ मंदिरों को वापस फिर से जैसे हमारी व्यवस्था पहले चलती थी उसको लागू किया जाए। कुछ लोगों का कहना है अरे मठ मंदिर फ्री हो जाएगा तो करप्शन हो जाएगा। तो क्या मतलब केवल हिंदू ही भ्रष्ट है, मुस्लिम भ्रष्ट नहीं है, ईसाई भ्रष्ट नहीं है? वो अपना चला सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, और हिंदू अपना मंदिर चलाएंगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। कुछ लोग कहना है कि नहीं उसको कैसे चलाएंगे? भाई क्रिश्चियंस के पास चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव कितना है? 2000 साल का। उसके पहले तो कोई चर्च होता ही नहीं था। मुस्लिम्स के पास मस्जिद को मैनेज और मेंटेन करने का एक्सपीरियंस कितना है? 1400 साल का। उसके पहले कोई मस्जिद ही नहीं होती थी। हिंदुओं के पास अपना मठ मंदिर मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव कम से कम 10,000 साल का तो है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो वहां भी मंदिर मिले थे, वहां भी हवन कुंड मिला था, वहां भी नटराज की मूर्ति मिली थी। तो इतना तो मान ले कि 5,500 साल पहले जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो का और कुछ नहीं मानते, हड़प्पा मोहनजोदड़ो मानते हैं तो भी 5,500 साल का अनुभव तो है। तो इसलिए इनको फ्री कराना जरूरी है। भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की हमारे सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मठ मंदिरों को मुक्त कराना जरूरी है। आज की डेट में मठ मंदिर दर्शन के केंद्र तो है लेकिन अध्यात्म के केंद्र नहीं बन पाए हैं। दर्शन के केंद्र है लेकिन सेवा के केंद्र नहीं हो पा रहे हैं। बाकी लोग तो अपना फ्री में भोजन भी करा रहे हैं, हमारे मठ मंदिर नहीं करा पा रहे हैं। जब पैसे नहीं तो कराएंगे, पैसा सरकार लेके जा रही है, सोना चांदी भी सब कब्जा कर रखा है। और एक चीज आप ये भी देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि
जब तक मठ मंदिर हमारे समाज चला रहा था, तब तक मंदिरों में जो सोना चांदी आता था, कभी आपने खबर नहीं सुनी होगी कि सोना चांदी गायब हुआ। जब से सरकारों ने कंट्रोल किया है, तब से खबर आ रही कि 14 किलो सोना गायब हो गया, 100 किलो सोना गायब हो गया, 200 किलो सोना गायब हो गया। इतना हमारे पास धन धान्य था हमारे मठ मंदिरों में, लेकिन अंग्रेजों ने केवल लूटने के लिए इसको किया। और शुरुआत कैसे किया? उन्होंने दक्षिण भारत से किया। क्या हुआ कि उत्तर भारत सारा मुगलों के कब्जे में था, तो मुगलों ने सारे मठ मंदिर लूट लिए थे। अयोध्या, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सारा मुगल लूट के ले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण दक्षिण भारत में मुगलों का कब्जा हुआ नहीं, तो वहां के मंदिर में धन धान्य खूब पर्याप्त था। अंग्रेजों की नजर पड़ी, यार दक्षिण भारत वाले मंदिर तो बचे हुए, तो इसलिए उन्होंने बोला कैसे करें। तो जो काम मुगल तलवार से करते थे, वही काम अंग्रेज कानून बना के करते थे। अंग्रेजों ने कानून बनाया, मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, और कंट्रोल में लिया, सारा सोना चांदी वहां से खाली करवा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ ये मठ मंदिर हमारे फ्री होने चाहिए, और दोबारा हम फिर से उसी अपनी संस्कृति के लिए जैसे हमारे मठ मंदिर काम किया करते हैं, उनको आगे करना चाहिए। और जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप और आप जैसे लोग कारण हैं जिससे अब थोड़ी जागरूकता आ रही है, जो हम भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिनके बारे में हमें भी अब जानकारी हो रही है। वो लोग जिन्हें लगता था कि हम सब जानते हैं, हम भी कुछ नहीं जानते, और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस इंसाइटफुल सेशन के लिए। और मुझे लगता है कि अगर हम कुछ लोगों के विचार भी कुछ हद तक बदल पाएंगे, तो ये चर्चा सार्थक होगी। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने जितने भी आपके ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आप ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, जहां पे भी शेयर करिएगा। और इस भारत को स्वतंत्र बनाने और संप्रभु बनाने की लड़ाई में आप जो सहयोग कर सकते हैं, तन मन धन से वो सहयोग करिए। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।